एक आशा है, ये सृष्टि की शक्ति का वरदान है, ये अवतार नहीं है, ये इंसान है शक्तिमान। एक्सीडेंट में देश के अंदर में कम जान जाती है। एक और नया आइटम आप लोगों के सामने यहाँ पर ये जो निकल कर आया, ये और एक नया एक्सीडेंट इसने रोड एक्सीडेंट में ऐड कर दिया। तो ये जो इस तरीके के आइटम आप लोगों को समाज में देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के ऊपर एक उल्टा बोझ डालते हुए नजर आते हैं। क्योंकि इस तरीके का किसी भी अगर बच्चा ये इस तरीके की वीडियो देखेगा तो उसको लगेगा वाह यार क्या चीज़ें चल रही है, पर लेकिन जब फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा तो उसको समझ में आएगा कि नहीं यार इनसे डिस्टेंस बना के रखनी है। तो इसलिए जागरूक करने के लिए ये जो वीडियो है ये लखनऊ के खुद जो एसपी साहब हैं उनके द्वारा शेयर की गई, ताकि लोग जो है इन चीज़ों को लेकर जागरूक हो सकें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें इन चीज़ों को लेकर और कभी भी ऐसे स्टंट न करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा। ओके, तो सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग, नो गुड नाइट, बस जय हिंद। ठीक है, ये आज का लेक्चर बड़ा शानदार रहने वाला है, सुनकर आप लोगों को मजा आने वाला है। और वीडियो के एंड वाला जो पोर्शन होगा वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्कीम भी रहेगी और भी कई सारी चीज़ें ऐड की हैं जो कि आप लोगों को मजा देंगी, तो अच्छे से उसको एंजॉय करिएगा। साइंस का भी पोर्शन अलग से है, तो बीच बीच में इस तरीके से स्कीम साइंस का पोर्शन आते रहेंगी चीज़ें। ठीक है, 3 बोला गया कि ब्रिलियंट रूल है, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। आप में से इसलिए फैमिली मेंबर के द्वारा ये कमेंट बॉक्स में शेयर की गई थी कोटेशन। तो अगर जिंदगी में आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को एक डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। सर्दियों में समझ में आता था मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पा रहे, गर्मियों में भी अब मॉर्निंग में जल्दी उठने में दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब अपने काम से आप लोगों को प्यार नहीं है, जबरदस्ती हो रही है, जो चल रहा है बस ऐसी खींचातान चल रही है। अगर इस तरीके की पोजीशन में आप लोग हो तो फिर ये सारे बहाने बनाना छोड़ दो कि हाँ यार ये सारी चीज़ें करना तो चाहता था पर हुआ नहीं। अरे किया ही नहीं यार आप लोगों ने, आप लोग अपनी कैपेबिलिटी को समझ ही नहीं पा रहे हो। बस हाँ ये सोच रहे हो कि कोई और कर दे हमारे लिए आके, ना तो ऐसा हुआ है ना कोई होगा। कोई और सर पे और कमर पे पीठ पे पैर रखकर ऊपर निकल जाएगा। जो टोटल सिलेक्शन होने में जो पोस्ट है ना सारी, कोई और निकल के फुर उड़ जाएगा और आप लोग देखते रह जाओगे। अगर रियलिटी में सीरियस होकर उस चीज़ पर फोकस नहीं करोगे तो हमेशा कोशिश करो कुछ भी हो अपने आप को सीरियस रखो। और अगर सीरियस नहीं रहोगे तो फिर फालतू में ना तो टाइम बर्बाद करना है, ना ही घर वालों का पैसा बर्बाद करना है। कोई और काम देखो जिसमें सीरियस हो सकते हो यार, क्या फायदा है पढ़ाई करने से। तो उसी के लिए आप लोग काम को करो जिसमें आप लोग लग सकते हो। क्योंकि अपने दिल को बस तसल्ली देते रहना कि ठीक है, सही है, काम चल रहा है तो आप लोग सोच सकते हैं। आप लोग खुद देखिए, जैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बात बताऊं, स्टार्टिंग में जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं ना, एकदम जो मॉर्निंग में आते हैं बिल्कुल, वो इस वीडियो को बिल्कुल तसल्ली में देखते हैं। सारा डेटा रहता है वीडियो का एनालिसिस जब मैं देखता हूँ। ठीक है, खासकर जो एंड में देखते हैं ना, शाम वाम को वीडियो देखते हैं, वो आधी आधी देखकर छोड़ देते हैं। रीजन क्या रहता है, उनको लगता है आज यार टाइम ही नहीं बच रहा है, कभी कुछ दिक्कत होगी कभी कुछ दिक्कत होगी। पर जिसने शेड्यूल बना लिया मॉर्निंग में उठना है तो भाई साहब उसके तो कहने क्या। तो आप लोग खुद देखिए, तो अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आना है। कल कितने घंटे पढ़ाई करी जरूर बताओ, आज का टारगेट क्या है ये भी बताना। और कल जो मैंने बोला था टेस्ट देने के लिए किस किसने टेस्ट यहाँ पर जाकर दिया है, तो ये सबके लिए अवेलेबल था टेस्ट। किस किसने टेस्ट दिया है ये जरूर बताएगा। ऐप पर भी दे सकते हैं डायरेक्ट जाकर, जिसके पास में ऐप या फिर मोबाइल से नहीं देना है वो लैपटॉप पर भी दे सकता है। लॉगिन कर लॉगिन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। लॉगिन करते ही आप लोग यहाँ पर इस टेस्ट को जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर ये 30 तारीख तक ही मैंने डिसाइड किया है, मतलब जो ये महीना है तो तब तक ही आप लोगों का यहाँ पर ये बैच जो है वो कंटिन्यू चलने वाला है, मतलब 31 मार्च तक। उसके बाद में यहाँ पर इसको क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, कभी बोलो कि बताया नहीं सर। तो यहाँ पर इसके बाद में फिर ना तो कोई इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन कुछ नहीं है, इसको क्लोज किया जा रहा है। इसको बस 31 तारीख तक ही मैं ओपन रख रहा हूँ, इसके बाद में ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, एडमिशन क्लोज्ड। ठीक है, रीज़न है उसका मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार वही बातें, तो बहुत सारे रीज़न है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बैच आएगा या नहीं आएगा उसके बाद में मैंने अभी कोई डिसाइड नहीं किया है, वो देखेंगे अगर हिसाब बनेगा, वरना ये फाइनल ये क्लोज होने जा रहा है, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिसने एडमिशन ले लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं लिया जो भी कर रहा है वो अपने हिसाब से देख लेना। पर ये बता रहा हूँ इंस्टॉलमेंट सब खत्म, मतलब बैच क्लोज का मतलब होता है कि कोई एडमिशन नहीं ले पाएगा इसमें।
ठीक है, तो ये बात मुझे बोलनी थी, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज देते रहिए, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग तैयार रखिएगा। अब की बार की जो टेस्ट सीरीज होगी मैक्सिमम क्लासेस से होंगी, ताकि सिस्टमेटिक वे में आप लोग उसको अरेंज भी कर सको। वीकेंड में टेस्ट होगा, उसका पूरा एनालिसिस रहता है। टॉपर के मार्क्स देखना, जैसे आप लोग टेस्ट दोगे आप लोगों के टॉपर्स के मार्क्स भी आ जाते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, तो यहाँ से आप लोग इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें, आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। फीडबैक दे दिया करो यार, वीडियो जैसी भी लगती है, अच्छी या बुरी, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो। इससे पता चलता रहता है मुझे भी और यूट्यूब को भी कैसा लग रहा है। और आंसर जरूर दिया करो, जो आंसर दे रहे हैं एक बार उनके आंसर दो, कितने शानदार तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको भी अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो वही है, मैं आप लोगों से बोलता हूँ 2 चुटकी हवा की कीमत तुम क्या जानो SLV बाबू। बेसिकली क्या है यहाँ पर, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझाऊंगा यहाँ पर हवा के बारे में, खासकर फॉरेस्ट के बारे में। क्योंकि जिन जंगलों के ऊपर आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं हम लोग इतना ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, उनको काटे जा रहे हैं अपना डेवलपमेंट के नाम पर। सोचो अगर सारे जंगल काट दिए तो क्या हम लोग इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसी के चलते ये इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 21 मार्च डिसाइड किया गया कि हाँ ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके चलते जो भी फॉरेस्ट हैं, हमारे आसपास में जो भी जंगल हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि कैसे हम लोग इनको सस्टेनेबल तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग इनको छोड़ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आज की डेट में भी आप लोगों के आसपास में जो पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े जो आज के डेट में बरगद के पेड़ भी कई जगह आप लोगों ने देखे होंगे, वे किसी न किसी इंसान ने कभी ना कभी लगाए होंगे। इसीलिए हम लोग उनके फल और उनकी छाया और एक तरीके से अच्छी साफ़ सुथरी हवा इंजॉय कर पाते हैं। पर लेकिन सोचो अगर हमारे पूर्वज हमारे जैसी हरकतें करते, वो सारे पेड़ पौधों को काट कर जो है बेसिकली साइड में फेंक देते, तो आज की डेट में हम अपनी कमर के ऊपर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूम रहे होते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो 21 मार्च ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं। और फॉरेस्ट और हेल्थ अब तो फिलहाल एक साथ जुड़ चुके हैं। कोविड-19 के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा होगा, ये बात बोली गई थी कि 1 हेल्थ 1 वर्ल्ड, यानी कि आज की डेट में फॉरेस्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जब हम लोग बोलते हैं कोविड-19 से रिलेटेड जूनोटिक बीमारी के बारे में, जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं और काफ़ी हद तक जंगल से निकल कर आती हैं। तो इसलिए ज़रूरी यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं कि इन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग फोकस करें। तो इम्पोर्टेंट डे है, थीम के साथ में आप लोग इसको याद रख सकते हैं। वैसे अगर बात करूँ फॉरेस्ट के बारे में, तो कुछ डेटा मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि याद रखते हैं। हमारे देश के अंदर में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 2019 में लास्ट प्रस्तुत की गई थी और 2021 में अभी लेटेस्ट प्रस्तुत की गई। उसमें ये बताया गया कि 2261 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट का हमारे देश में बढ़ गया है। यानी कि टोटल जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे देश का, उसमें 24% के करीब आज की डेट में फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले कम थे, यहाँ पर लगभग 21 के करीब थे, अब बढ़कर काफ़ी अच्छे खासे हो गए यहाँ पर। और टोटल मिलाकर 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो ऐसे हैं जहाँ पर 33% से ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि हमारे देश के अंदर में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, तो ये बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ये आप लोगों से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, टॉप पर यहाँ पर आप लोगों को मध्य प्रदेश नजर आएगा, दूसरे नंबर पर आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश नंबर आएगा, और तीसरे नंबर पर कौन है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बताता हूँ। तीसरे नंबर पर आप लोगों को छत्तीसगढ़ नजर आएगा। चौथे नंबर पर बता दो, चलो नहीं बताते, चलो चौथे नंबर पर आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिलेगा। पांचवा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पांचवा नंबर आप लोगों को बताना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फॉरेस्ट कवर एक बात हो गई, जब परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करते हैं तो वो दूसरी बात हो जाती है, यानी कि परसेंटेज वाइज पूछे। यानी कि आज की डेट में अगर पूछे कि हाँ पर्टिकुलर एरिया जो है ये एक पर्टिकुलर एक राज्य का एरिया हो गया, उसके कितने % एरिया में फॉरेस्ट है, तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, वो है मिजोरम की। तो मिजोरम आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन आ रहा है, वो है मिजोरम। कितना है, 84% उसके एरिया पर फॉरेस्ट है। यानी कि टोटल एरिया जो भी है उसका 84% फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। बचाओ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। तो ये वैसे तो मिजोरम छोटा एरिया है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के अंदर है, पता नहीं कितने मिजोरम आ जाएंगे। तो एरिया वाइज तो वो है मध्य प्रदेश, पर लेकिन परसेंटेज वाइज की कितना एरिया है और उसमें से कितने एरिया में यहाँ पर फॉरेस्ट है, उसमें मिजोरम है पहले नंबर पर, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी दूसरे नंबर पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश वैसे भी और वैसे भी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर मेघालय, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं।
जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं कि भाई साहब फॉरेस्ट कवर के बारे में बताओ आप लोगों से, तो ये काफ़ी एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं वैसे अगर आप लोगों से बात करें तो, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट डे है, यहाँ बात की जा रही है एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यानी कि नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन, उसके बारे में बात की जा रही है। 2023 में ये 21 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को काफ़ी लार्ज स्केल पर बहुत सारे एरिया में देखने को मिलता है, यानी कि एक तरीके से किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करना। आप लोगों को पता होगा हमारी बेसिकली संविधान के अंदर भी जब पार्ट 3 में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात की जाती है। आर्टिकल 15 जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो इसी पर्टिकुलर एक आर्टिकल के ऊपर बनी हुई जो मूवी आयुष्मान खुराना साहब की, किस किस ने देखी आप में से बताना, वो इसी मुद्दे को यहाँ पर दर्शाती है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, जो कल्चर है उसको टोलरेंस बनाना है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई अपनी एक इतने दुनियादारी वहाँ पर चला रहा है। इक्वलिटी के बारे में बात करें, एंटी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एरिया हो जाता है कि समाज में सब मिलजुल कर रहें। अगर संविधान के बारे में आप लोग बात करें तो हमारे संविधान के अंदर भी इक्वलिटी के बारे में आप लोगों को बातें की जाती है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि इसको हम लोग ढंग से लेकर चलें, वरना दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलने लगती हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ पर, जब मैंने आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया भी था एक लेक्चर के अंदर में, आप लोगों ने एक चीज़ फील की होगी वहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी ये कोशिश की गई थी कि सारे लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें ये हैं कि हम लोग उस टाइम पर भी ये सोच रहे थे जब हमारे पास में आज़ादी भी नहीं थी प्रॉपर वे में, कि वहाँ पर भी सब तबके के सोसाइटी के लोग वहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर में फिर भी एक तरीके से नहीं, लोगों की मूल भावनाएं तो हैं, पर लेकिन कई बार ऐसा ताना बाना रहता है समाज का, उसमें वो चीज़ें सेट नहीं बैठ पाती हैं। थीम क्या है, अर्जेंसी ऑफ द कॉम्बैटिंग द रेशियल, जो यहाँ रेसिज्म और द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर ख़त्म करना है। और अभी 75वीं साल जो है ये अभी देखने को मिले यहाँ पर किसके, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट के, कि हाँ इसके चलते भी हम लोग यहाँ पर ये फोकस कर सकते हैं कि ये जो भेदभाव है इसको हम लोग को ख़त्म करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कम से कम थोड़ा सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि आप लोग अपने आप से भी कोरिलेट कर पाएंगे। कई सारे बच्चे अक्सर मेल करते हैं कि सर डिप्रेशन में जा रहे हैं हम लोग, यानी कि हम लोगों को जो है अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से अच्छा फील नहीं होता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ज़िंदगी में क्या होने वाला है, हमारे हाथ में से चीज़ें निकलती हुई हम लोग को नज़र आती है। ऐसा लगता है कि अब की बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ज़िंदगी कैसे आगे चलेगी, कई बार अंदर से हड़बड़ाहट सी होने लगती है। तो ये एक नेचुरल तरीका है, सबको होता है, इसको अवसाद बोलते हैं हिंदी में, और अंदर से ये बड़ा ही इरिटेट फील कराता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई भी ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऐसा नहीं कि आज आप लोग एकदम तुरंत डिप्रेशन में आ गए, वो तो एक तरीके से क्षण भरिक होता है, पर लेकिन जब लंबे समय तक चीज़ें चलती रहती हैं तो वो एक नेचर सा बन जाता है इंसान का कि हाँ चीज़ों को लेकर टेंशन में रहना है, इरिटेट होना है, फ्रस्ट्रेट होना है, काम पर फोकस नहीं करना है, सारी एनर्जी जो है इधर उधर चीज़ों में लगानी है। इसके पीछे कई सारे रीज़न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं बात करूँगा पहले तो आप लोगों से लेट लाइफ डिप्रेशन के बारे में। नाम से आप लोग देखने को मिल सकता है लेट लाइफ, मतलब यानी कि जब थोड़ी एज हो जाती है इंसान की, उस टाइम पर भी डिप्रेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कई बार बुजुर्गों के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं ना कई बार कि ये जो अंकल जी बड़े इरिटेट रहते हैं, वैसा भी इरिटेट कर देते हैं, बच्चों को देखते ही चिढ़ जाते हैं तो वो कई बार कई सारी चीज़ों के ऊपर फैक्टर पर डिपेंड करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंटल से भी चीज़ें निकल कर आती है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा जिस जो घर में ऐसा माहौल रहता है ना, चिड़चिड़ापन का माहौल रहता है, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी उसी तरीके के माहौल में पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं, तो वो भी ऐसे ही बन जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, जब बच्चा एक पैदा होता है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक सीट होता है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ क्या है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ से उसके अंदर में फिर अवसाद पड़ने स्टार्ट होते हैं। यानी कि एक प्योर बच्चा होता है जब वो पैदा होता है, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, समाज, स्कूल, फ्रेंड, घर वाले, परिवार वाले, दुनियादारी, ये सारे उसके अंदर इतने सारे अवसाद भर देते हैं कि भाई साहब उसको ऐसा लगने लगता है कि बस क्या ही करे, कैसे जिंदा रहेंगे यार। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर इंसान को इस पर्टिकुलर ताने बाने में अगर पॉजिटिव माहौल मिलता रहे ना, तो हमेशा इंसान जो है एक प्रोग्रेसिव चीज़ को अचीव कर ले, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर घरों में भी कई बार जरा सा कुछ हो, मतलब रिजल्ट नहीं आया, कई बार तो पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं
कि पढ़ाई वढ़ाई करनी रहे होंगे, वहाँ पर घूम रहे होंगे, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा, चलो शादी कर देते हैं इसकी, ठीक है। सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या आता है, चलो शादी कर देते हैं इसकी। ये फैक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पर, जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए कि कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल तरीके से पेरेंट्स की क्लास लेनी चाहिए, बच्चों को तो बाद में क्लास देनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कई बार इतने इरिटेट रहते हैं कि बच्चों से ज़्यादा वो इरिटेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की पड़ी रहती है, उनको इस समाज की क्या, समाज क्या बोलेगा अगर शादी में थोड़ा सा लेट हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा साइड में चलती रहती हैं, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। जो बच्चे उस माहौल में पलते हैं, कई बार वो भी टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके फितरत ही वही बन जाती है, जैसा घर में 24 घंटे देखते हैं, तो वहाँ से भी एक माहौल निकल कर आता है। पर लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं कि कई बार, या फिर मैं अपने यारों दोस्तों के बारे में जिनको मैंने एनालिसिस किया है, या फिर मेरे पास जो मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, जैसे मैं आप लोगों से बातें करता हूं, उसके बारे में मैं बोलूं, तो एक चीज़ समझ में आती है जो बड़ी आसानी सी है, जिसको आप लोग खुद की लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। आज आप लोगों ने कोई टाइम टेबल बनाया मॉर्निंग के टाइम पे, या फिर आज आप लोगों ने मतलब सोने से पहले कोई टाइम टेबल बना लिया कि कल ये टाइम टेबल फॉलो करना है, और सोचो कि आप लोग वो टाइम टेबल जो है 100% आप लोग कंप्लीट कर दो, तो क्या आप लोग जो हैं कभी भी अंदर से इरिटेट होगे? तो क्या आप लोग किसी भी तरीके का अंदर से डिप्रेशन आएगा? आप लोग किसी भी तरीके से अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करोगे? आप लोग ज़मीन पर पैर ही नहीं रखोगे, कूदे कूदे फिरोगे। पर लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी जिस तरीके की शरीर की हमारी जो एक तरीके से ना लिमिटेशन होती है, उसको आराम आराम से पुश करना होता है हमको। यानी कि हम लोग डेली, मान लीजिए अभी 2 घंटे बैठ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, आज से ही 6 घंटे बैठना है। शरीर बोलेगा कि नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसको आदत ही नहीं बनाई। अगर आप लोग बोलो आज 2 घंटे बैठना है, कल को 2.5 घंटे बैठना है, परसों को 3 घंटे बैठना है, फिर 3.5, फिर 4, ऐसे चलोगे तो एक हफ्ते में शरीर उसको अडेप्ट कर लेगा और फिर वो अपने बैठने के लिए आप लोगों को अलाउ कर देगा। तो पहले आप लोगों को अपना नेचर समझना है, अपनी हैबिट समझनी है कि इंसान जो है वो आदतों का पुतला होता है। जैसी उसकी आदतें होती हैं वैसा इंसान बनता चला जाता है। तो अगर आप लोग उस इंसान को सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ाते चलोगे तो उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा। पर लेकिन बोल दोगे कि आज 2 घंटे पढ़ रहा है, कल से 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो वो अगले दिन ही हथियार डाल के बैठ जाएगा, यार ये तो बहुत टफ काम है। तो इसलिए कहते हैं कि आराम आराम से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, आराम आराम से उसकी परवरिश यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी शेड्यूल, टाइम टेबल वगैरह आप लोग बनाओ, वो अपनी जो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए बनाओ, ना कि आप लोग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बना लेते हैं। एग्जाम तो जब आएगा आएगा ही, पर पहले अपने आप को तो देखो कि आप लोग कितना कर सकते हो। आप लोग ब्रेक डाउन होकर तो नहीं गिरोगे, आप लोग डिप्रेशन में तो नहीं जाओगे। तो इतना पहले टारगेट रखो जिसको आप लोग आसानी से अचीव कर सको, क्योंकि वो आप लोग को एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, और जैसे ही आप लोग उसको अचीव कर लोगे फिर नेक्स्ट काम करने के लिए भी आप लोग तैयार हो जाओगे। पर लेकिन पहली बार में ही आप लोगों ने बोल दिया कि मांझी का जो पहाड़ था वो आज ही तोड़ना है, मांझी को भले ही उसमें 10-12 साल जितने भी साल लगे हों, पर हम तो आज ही तोड़ेंगे इसको, तो वो बिल्कुल भी सही तरीका वहाँ पर नहीं होगा। आप लोग अपने आप को एक गलत पोजीशन में डालते हुए नजर आओगे और फ्रस्ट्रेट, इरिटेट होते हुए नजर आओगे। आज ही आंसर राइटिंग कर देनी है, आज ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना है, ऐसे नहीं हुआ करता। टाइम को सिस्टमेटिक वे में डिवाइड करो और फिर उसके बाद में आगे लेकर चलो। एक एक चीज़ जो है उसको चेंज करते रहो। प्रैक्टिकल तरीका यही कहता है। और अगर हवाबाजी करनी है कि नहीं आज ही कर देंगे सब कुछ, और फिर तो शाम तक वही होने वाला है जो नॉर्मली होता है, उसको फेंक कर सारी चीज़ों को साइड में कोई तीसरा काम करते हुए नजर आओगे। चलो शॉर्ट खोल के अपना इंस्टाग्राम पे रील या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है कि चलो घूमने निकल गए, वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी, उसमें मन ही नहीं लगेगा। तो ये मुझे खुद से समझ में आया जब मैं चीज़ों को कर रहा था कि कई बार मैं डिसाइड कर लेता था कि यार ये काम करना है, हद से ज़्यादा उसको बढ़ा देता कि यार इतना को तो कर दूंगा आज, फिर होता नहीं था, शाम तक आते आते सर भारी होने लगता था। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो फिर डिसाइड किया कि इतना काम अभी मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, इसमें इतना इंक्रीमेंट करता हूँ और फिर उसको करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसको अचीव करते हैं और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट करते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न बनाकर जब चलना स्टार्ट किया जाएगा और इस तरीके से चीज़ें सुधरने लगेंगी और फिर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ों को लेकर चलो। पहले जो डिसाइड किया है आप लोग सबसे पहले उसको निपटा लो अपने काम को, उसके बाद में शाम को मौज मस्ती के लिए अपना टाइम रखो। हम क्या करते हैं, पहले मौज मस्ती कर लेते हैं, टाइम टेबल बना रखा है, चलो शाम को पढ़ लेंगे, इतने घंटे तो पढ़ना है, क्या मॉर्निंग में पढ़ के क्या करना है, शाम को पढ़ लेंगे। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जो काम आप लोगों ने डिसाइड किया कंप्लीट करने का, उसको कंप्लीट करने के बाद में आप लोग खेलने जाना या फिर कोई और काम करना, और उसको बिना कंप्लीट किए बिना आप लोग खेलने जाओ या कोई और काम करो, और दोनों में डिफरेंस देखना फिर आप लोग। तो आप लोग अपनी जिंदगी में जब इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, डिप्रेशन लेकर आते हो, तो कहीं ना कहीं रीजन जो है वो आप लोग ही होते हो। अपने लिए रैंडमाइज टारगेट सेट कर देते हो, उनको इस तरीके से फिक्स करते हो कि वो टाइम टेबल आप लोगों को कभी फॉलो हो ही नहीं पाता है, और फिर जो है गिरकर, परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर गिर जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग मुझे बताओ। कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो रेगुलर अपना शेड्यूल बनाते हैं शाम को और उसको कंप्लीट कर पाते हैं, बताओ जरा, मैं भी तो जानूं।
तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया कि कई सारे फैक्टर हैं। एक तो बायोलॉजिकली देखने को मिलेगा, पेरेंट्स वगैरह आप लोगों के आसपास में जो भी लोग रहते हैं वो आप लोगों को इस तरीके का बना देते हैं जो कि नॉर्मली आप लोगों के सामने निकल कर आता है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल में इमोशंस, एंगर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो आप लोगों की होती हैं, अगर उनमें इनस्टेबिलिटी है, कई बार जॉब लॉस हो गई, ठीक है, कई बार लग रहा है कि यार ये तो आखिरी अटेम्प्ट है, घर वालों ने बोल दिया कि अब की बारी शादी करेंगे, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होते हैं आप लोगों के ऊपर में कि हाँ इंसान जो है उसको फियर रहता है कोई ना कोई, यार अब की बार ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्सेस उनके ऊपर लगे होते हैं काफ़ी लार्ज स्केल पर, जिसको आप लोग एक तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोल सकते हैं, ये आउटसाइड फैक्टर होते हैं बेसिकली। तो ये स्टडी जब की गई तो पता चला कि ये एक डीप डिप्रेशन में इंसान को पहुंचा देते हैं आराम आराम से। जब इंसान इनको सोचता, इनके ऊपर सोचता रहता है कि यार ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होता ऐसा हो जाएगा, वो प्रेजेंट में जी ही नहीं पाता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो इंसान को इस सिचुएशन में डाल देते हैं, तो इनके ऊपर भी काम करना जरूरी है। सोशल फैक्टर ये तो वही है, शादी में जाओगे तो बेटा पूछेंगे क्या कर रहे हो बेटा, आप लोगों ने शादी में जाना ही छोड़ दिया, आप लोगों ने घर जाना ही छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ आप लोगों को, ये बात आप लोग मानोगे नहीं, कोई भी शादी विवाह कहीं भी होता है ना, वहाँ पर जाओ, जाने के बाद में जो वहाँ पर आप लोग फिर घर आओगे ना, आप लोग डबल एनर्जी से पढ़ाई करोगे। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ें अक्सर फील की होगी, हम लोग तीज त्योहार पर भी घर नहीं जाते हैं, शादी विवाह तो एक अलग चीज़ होगी, नॉर्मल रेगुलर रूटीन चेंज कर देते हैं कि घर नहीं जाते हैं, पता क्या पूछेंगे घर वाले भी, पड़ोसी भी कि क्या कर रहा है। ये रियलिटी में आप लोग अपने आप को एक ऐसे को भवन में ले जाकर रख देते हो कि आप लोग उस चीज़ को इग्नोर करने लगते हो जो कि ज़रूरत है आप लोगों को और एनर्जी देती है वो चीज़, आप लोग फील करना, घर जाकर और आकर फिर पढ़ाई करना। डबल एनर्जी से ना पढ़ाई करो तो आप लोग बता देना। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप भी उन चीज़ों से डरने लगते हैं, अपने आप को एक ऐसे एक तरीके से एक ऐसे जोन में रखना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर कोई हमको टच ही ना कर सके। तो वो भी एक गलत चीज़ है यहाँ पर, इसलिए इनका असेसमेंट करना जरूरी है यहाँ पर। और जब यहाँ पर लेट लाइफ में जाते हैं, यहाँ पर तो मैं आप लोगों को नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, जब लेट लाइफ में आप लोग देखो बुजुर्ग लोग कई बार क्या रहते हैं, एक तो पूरी ज़िंदगी तो काम करते हैं, फिर बाद में आकर उनके पास में कोई काम होता नहीं है। घर में भी अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं वो बेसिकली कोई जॉब कर रहे होते हैं, इतने बिजी होते हैं। तो कई बार बुजुर्ग लोग जो हैं वो एक तरीके से इन सब डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनका टाइम इतना खाली होता है कि उनको टाइम काटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आसपास में से जब भी कोई बुजुर्गों के बच्चा गुजरता है तो उसको पकड़कर उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कई बार, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ी बहुत टाइम के लिए एंटरटेनमेंट हो जाता है, पर उनको क्या, बच्चों को क्या पता, बच्चों को तो ये लग रहा है कि इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट तो हम लोग खेल लेंगे अपना आप, ये अंकल तो हमको है ना एक तरीके से कि फालतू में हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं, ठीक है, उधर से मत जाना, अंकल पकड़ लेंगे। इस तरीके से बच्चे यहाँ पर करने लगते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ होती है। और कई बार ना इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आप लोगों को, कई बार यूजलेस बातें करना भी, जैसे कि आप लोग किसी दोस्त से गप्पे मार रहे हैं और यार उस टाइम पे पता ऐसा करते थे यार, क्या हो गया, और मज़ा ही रहता था यार कोई टेंशन ही नहीं थी यार, उस टाइम पर कॉलेज के क्या दिन थे यार। तो ये चीज़ें जब करते हो ना किसी के साथ में, पास्ट मेमोरीज को आप लोग रिकॉल करते हो, ये भी आप लोग की लाइफ को बेटर बनाने का काम करते हैं। हमेशा कोशिश करो कि उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करो जो अचीवमेंट्स हैं आप लोगों के, या फिर जो अच्छे मोमेंट्स हैं, तो वहाँ से भी इंसान जो है इस तरीके मैटर में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती हैं जब यहाँ पर इंसान ऐसी कोई एक इंसान उसकी, जैसे मान लीजिए आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में आप लोग कुछ लाइट टॉक्स कर सकते हो, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाते हैं, तो अगर उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, एक दूसरे को फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, इरिटेट नहीं कर रहे हैं, फालतू में एक दूसरे की टांग नहीं खींच रहे हैं, एक दूसरे का ट्रस्ट इशू नहीं है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है अगर उसको सिस्टमेटिक वे में लेकर आगे चला जाए। आप लोगों ने देखा होगा तनिष्क कटारिया साहब बोल रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ये टॉपर ने खुद ने बोला है। तो अगर कोई सपोर्टिव इंसान आप लोगों के बैकएंड में खड़ा हो, तो चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, वो सपोर्टिव इंसान अगर कोई खड़ा है आप लोगों के साथ में, तो आप लोग बहुत सारे जो फालतू की जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे आप लोग बच जाते हैं। तो डिप्रेशन एक ऐसा इशू है जो कि सोसाइटी में खासकर इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, और जो बच्चे हैं खासकर उनको तो लेकर कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि वो भी चीज़ों को समझ सकें कि ये रियलिटी में चल क्या रहा है। तो इसके चलते आप लोग देख सकते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, या फिर मेडिकेशन भी किया जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा, कई बार नींद की गोलियां देते हैं कि तुम सो पहले, क्योंकि सोना भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है। मुझे कई बार क्या होता है, सर भारी हो जाता है, कई बार कई सारी चीज़ों को लेके हो जाता है। आजकल जैसे क्लासेस चल रही हैं ऐप के ऊपर में, तो ना पूरे दिन में इतना होच पोच रहती हैं चीज़ें, इतने सारे टीचर हो रखे हैं, ठीक है, तो सबसे बातें करना, सबसे कोऑर्डिनेट करना। कई बार क्या होता है कि किसी टीचर को बोला कुछ, टीचर ने कर कुछ दिया, तो हिंदी में, इंग्लिश में, PDF वगैरह वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराना, क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कराना, सबको देखना कौन कौन कैसे काम कर रहा है, बच्चों की क्वेरी आ रही है, टेक्निकल टीम उसको देख रही है कि नहीं देख रही है। तो इतना ऐसा लगता है कई बार, तो मैंने कहा यार कितनी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, क्या क्या ही जोड़ा साथ में, मतलब कई बार ना इतना भारी हो जाता है शाम तक आते आते दिमाग।
पर लेकिन फिर चीज़ें लगती हैं कि मैंने कहा यहाँ से चीज़ें और आगे बढ़ेंगी अच्छे लेवल पे, और चीज़ों को अच्छे लेवल पर लार्ज स्केल पर कनेक्ट किया जाएगा, बच्चों के साथ में और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आई जाएंगी। आगे बहुत सारे प्लान हैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ चलाने का, तो वो उसके लिए बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती हैं। इतने सारे, अगर एक अकेला इंसान तो सारे काम कर नहीं सकता ना, मैं बैठकर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने बैठ जाऊँ, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सब चीज़ों को मैनेज करना एक सिस्टम के थ्रू, अगर वो अच्छे से मैनेज हो जाता है, मैं नहीं कह रहा कि टीम अच्छी नहीं है, टीम बड़ी बेहतरीन है, सारे के सारे सपोर्टिव इंसान मिले हुए बेसिकली टीम में बड़े अच्छे हैं, पर लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि 100% आप लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो कई बार चीज़ों को। और मेरा रहता है कि यार चीज़ें ना अच्छे लेवल पर चलती रहे वहाँ पर, तो कई बार उसको लेकर सोचता हूँ, बैठता हूँ, फिर दिमाग में कई बार कि इसका क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए। जैसे कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऐप में लॉगिन नहीं करते हैं, वहाँ पे जाके कई सारे वेबसाइट में लॉगिन नहीं कर रहे और कोर्स ढूंढ रहे हैं कि मेरा कोर्स कहाँ है, मेरा कोर्स कहाँ है। अब सबको अलग अलग से रिप्लाई कर रहे हैं कई सारे टीम के मेंबर, उसके बाद भी फिर उनका सोल्यूशन नहीं आता है। फिर क्या है, कई सारे इरिटेट कर रहे हैं, सर पैसे तो ले ले, कोर्स दे नहीं रहे हो लूट मचा रखे लॉग इन नहीं कर रहे हो वेबसाइट में, मतलब बिना देखे उनको कोर्स दिख नहीं रहा है, फिर कह रहे हैं कि लूट मचा रखी है। तो लूट मचा रखी है, लूट भी ऐसे बता रहे हैं, मतलब फिर वो चीज़ ना अंदर से कई बार इरिटेट करने लगती है कई बार। इसलिए मैं कई बार ना ऐसा लगता है कि मैंने कहा इंसान को शांत रहना भी सीखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कंप्लीटली इंग्लिश में चाहिए सारी चीज़ें, कुछ लोग ऐसे जिनको कंप्लीटली हिंदी में चाहिए, ठीक है। अब उनके बीच में एक बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है, तो सब चीज़ों के आप लोगों को फैक्टर देखने को मिलेंगे। एक बच्चा है, वो बेसिकली साउथ इंडिया का है, उसने कोर्स ले लिया, टीचर जो है हिंदी में बोल रहे हैं वहाँ पर, कह रहा है कि मुझे तो इंग्लिश में चाहिए था बिल्कुल, ये तो क्या चल रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, मैं क्या करूँ मैंने कहा यार वहाँ तो मैंने लिख ही रखा है बाइलिंगुअल कोर्स होगा, इंग्लिश में कंप्लीटली कोई पढ़ाएगा नहीं, इंग्लिश में लिखा होगा पर पढ़ाएंगे हिंदी में बोल के, ये पीपीटी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी। तो पहले कह रहा है कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है यार फीस रिटर्न कर देता हूँ। कह रहा सर मैं क्या करूँ, मुझे तो आपसे ही पढ़ना था तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे बता दो। कह रहा है कि मैं ट्राई करता हूँ तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब कभी कभी ना ऐसा लगता है सोल्यूशन क्या निकाले चीज़ों के, तो कई बार आप भी इसी असमंजस में फंसे होते हो। तो बैलेंस बनाओ ज़िंदगी में, अपना पहले टारगेट सेट कर लो इनिशियल डे में, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, शाम तक काम को पेंडिंग मत रखो, उससे पहले उसको कंप्लीट कर लो, तभी चीज़ें आप लोग ढंग से कंप्लीट कर पाओगे, वरना डिप्रेशन का शिकार होते हुए नजर आओगे। तो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन भी हो रहे हैं आज के डेट में। इवन वर्ल्ड बैंक कह रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी पहले इसको काउंट नहीं करता था, और वो भी इसको एज ए डिजीज के तौर पर काउंट करने लगा है, ठीक है, डिप्रेशन को। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके ऊपर तो याद रखिएगा। और ये टेंशन वेंशन लेना थोड़ा छोड़ो यार, आज के दिन में जियो और शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। दोस्तों वैसे गानों में कितना डिफरेंस आ गया ना। एक टाइम था कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उस जैसा, और आज की डेट में आज ब्लू है पानी 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 तो यही डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले पानी स्वच्छ था, आज ब्लू हो चुका है। ये बेसिकली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डाउन टू अर्थ के द्वारा कवर किया गया। बहुत ही तसल्ली में डिटेल में पूरा आर्टिकल कवर करूंगा विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होगा, और इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो तसल्ली में थोड़ा सा पेटी बांध के रखिएगा, क्योंकि हमारा जो है वो नहीं कहते कि फ्लाइट उड़ने वाली है, मौसम बदलने वाला है, ठीक है। हुआ क्या है, अभी यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की जा रही है। ए थर्ड ऑफ द पीपल सर्वे, एक तरीके से जस्ट यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेश वाटर का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो उसके बारे में इनके द्वारा जो बातें बोली गई वो काफ़ी चौंकाने वाली है। वो आप लोगों को मैं बताता हूँ डिटेल में, तसल्ली में, एक एक कर सारी बातें कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोग समझ पाओगे कि किल्लत कितनी है दुनिया में जब पानी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 में रिपोर्ट्स वाला सेक्शन जो है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये जब जल सम्मेलन हुआ यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर वाटर कॉन्फ्रेंस जो है वो किससे रिलेटेड थी, तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड थी। उसमें यहाँ पर ये बोला गया कि 58% जो लोग हैं आज की डेट में 31 कंट्रीज से, वो सीरियस कंसर्न में है कि उन्हें पानी जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज आप लोगों को देखने को मिली है। और 30% जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि क्लेम करते हैं कि ग्रेटली इम्पैक्टेड हैं, यानी कि आप लोग यहाँ से इस पिक्चर को देखकर माहौल समझ सकते हैं। ये पिक्चर अपने ही आप में सब कुछ बयां करती हुई आप लोगों को नजर आएगी कि आज की डेट में पानी की कंडीशन कैसी है। तो जब यहाँ पर एक सर्वे किया गया अलग अलग देशों के अंदर में, तो इसमें पाया कि पानी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। या तो लोगों के पास में पीने के लिए पानी नहीं है,
अगर पानी है भी तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गंदा है, किसी न किसी तरीका उसके अंदर में पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो पीने के लिए है वो काफ़ी कम है, उसके ऊपर कुछ लोगों का आप लोगों को वर्चस्व नज़र आएगा जो कि उस एरिया के ताकतवर लोग होते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर तो इतनी बुरी कंडीशन है जिसकी कुछ चीज़ नहीं है पानी को लेकर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, जो यहाँ पर पर्टिकुलर पिक्चर में भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो 30% जो लोग हैं आज के डेट में, वो आज की डेट में फ्रेश वाटर उनको नहीं मिल पा रहा है। सोचो दुनिया के 30% लोग, कितनी ह्यूज पॉपुलेशन होती है। और इसी के साथ में लगभग 30% तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये नंबर बोला। अगर आप लोग बात करोगे, पेन दूसरे लेते हैं, अब सही दिख रहा है, तो ये 30% नंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसी जब आप लोग बात करोगे 58%, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से पॉपुलेशन जो कि कंसर्न में आज की डेट में जी रही है, उसमें मैक्सिकन, कोलंबियन, ब्राज़ीलियन लोग भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि फ्रेश वाटर की शॉर्टेज आप लोगों को दुनिया में यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिलती है। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये बढ़ती जा रही है। अगर बात करूँ आप लोगों से 49% हुआ करता था ये कुछ दिनों पहले तक, 2014 तक का, अभी बढ़कर इसकी नंबर आप लोगों को यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी और भी आगे चीज़ें जो बढ़ती यहाँ पर नजर आएंगी। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। एक बात और है, यहाँ पर गांव में अगर आप लोग जाओगे फिर भी आप लोगों को फ्रेश वाटर मिल जाएगा। सिटीज़ के अंदर में इसकी और बड़ी किल्लत है। तो यहाँ पर जो शहरों में लोग रहते हैं वो 32% लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। जब भी फ्रेश पानी की बात आती है, मुझे तो अपने अंकल याद आ जाते हैं दिल्ली वाले। वो हमेशा बोलते थे कि बेटा आरओ की जरूरत नहीं, यहाँ तो यमुना का पानी आता है। मैंने कहा अच्छा जी तो वही वाली बात है। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। गांव वाले रीजन में भी आज के डेट में दिक्कतें देखने को मिल रही है, खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो आप लोग बात करेंगे 28% लोग जो हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और अगर आप लोग आज की डेट में कुछ ठीक ठाक गांव से आते हैं तो वहाँ पर सब जगह समरसेबल लगे हैं, वो वहाँ का गोबर भी जो होता है ना उसको भी उससे पानी से साफ करते हैं। ऐसी कंडीशन आप लोग देखने को मिलेगी, यानी कि पानी को बेइंतहा तरीके से बर्बाद किया जाता है। तो इसके चलते यहाँ पर फोकस देना जरूरी है कि किस तरीके से चीज़ों को देखना है, कि अगर दिक्कत संभालनी है तो कैसी चीज़ों को लेकर आगे चलना है, खासकर उस एरिया में जहाँ पर पानी की किल्लत है। आप लोगों ने एक बात फील की होगी कि जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं वो फिर भी अपने आप को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना वहाँ पे पता चलता है कि किल्लत चीज़ क्या होती है एक्चुअल में। कुछ अपने देश के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोग इस चीज़ को और गहराई के साथ में समझ पाओगे कि दुनिया भर में जो टोटल पॉपुलेशन है उसके लगभग 16% लोग जो हैं हमारे देश में हैं। मतलब अगर दुनिया में टोटल मान लो 100 लोग हैं तो उसमें से 16 लोग जो हैं वो ओनली हमारे देश में देखने को मिलेंगे। पर किल्लत कहाँ ख़राब है, वो यहाँ पर है, कंडीशन हो रखी है ख़राब। 4% जो वर्ल्ड फ्रेश वाटर है, यानी कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप लोगों को फ्रेश पानी देखने को मिलता है दुनिया में, उसमें से ओनली 4% हमारे हिस्से में आता है। यानी कि दुनिया की पॉपुलेशन का 16% पॉपुलेशन हमारे हिस्से में आती है, ओनली 4% पानी हमारे हिस्से में आता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि बुरी कितनी कंडीशन है यहाँ पर। मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो आज के डेट में ग्रेव ऐसी कंडीशन से गुजर रही है जिसमें पानी की स्कार्सिटी यानी कि कमी देखने को मिलेगी। और ये खुद मैं नहीं बता रहा हूँ, नीति आयोग ने यहाँ पर ये डेटा रखा था कि 2060 में जब हम लोग पहुँचेंगे पानी की बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। 2060 में सोचो अभी आप लोगों की एज क्या है और फिर 2060 में देखो एज क्या होगी, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाओ उस टाइम पर कंडीशन क्या होगी। अगर आज ये चीज़ें नहीं सुधारी तो भाई साहब बुढ़ापा बर्बाद होने वाला है, ठीक है, ये समझ लेना तो अपना बुढ़ापा अगर संवारना है तो अभी से चीज़ें जो हैं वो संवारनी पड़ेगी। बुढ़ापा तो नहीं होगा खैर उस टाइम तक। अगर बात करें तो राइजिंग वाटर पोल्यूशन एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी। और पोल्यूशन भी ऐसा नहीं कि एक तरीका है, सारे तरीके के पोल्यूशन है, जो भी मिल सकता है पानी में वो सारा माल पानी देखने को मिलता है, ठीक है। ओवर एक्सप्लोइटेड ग्राउंड रिसोर्सेज, हमारे देश के अंदर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन में से पानी अगर निकाला जाता है किसी से तो हमारा देश है। रीज़न क्या है, हमारे यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर खेती की जाती है और खेती जो है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। ट्यूबवेल लगाई जाती हैं, अब तो गाँव में भी आप लोगों को समरसेबल देखने को मिलने लगे हैं, वो भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। पोटेंशियल रूरल और अर्बन कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक दिक्कत रहती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो नदियों का पानी रहता है किसी पर्टिकुलर सिटी के पास में, तो गांव से पानी कट कर सिटी के पास में भेज दिया जाता है। इसकी वजह से कई सारे लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं कि भाई साहब हमारा पानी भी पी गए। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शहरों में पानी भेजा जाता है अक्सर गाँव के पानी को कटौती करके, तो इसकी वजह से अर्बन और रूरल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पर लेकिन अगर बात करेंगे
सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर क्या है कि सिटीज़ में पानी दिलाना यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से भी देखा जाता है। मान लीजिए कोई सिटी है, उसके अंदर में अलग अलग देश की कंपनी भी है, कई सारे, हमारे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर कई सारे देश की एम्बेसी भी है। अगर पानी नहीं पहुँचा तो वहाँ पर देश की बदनामी इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को होती नजर आएगी। तो इसलिए वो नहीं कहते कि अपना पेट काट कर दूसरों की हेल्प कर देना, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को यहाँ पर कई बार मिलेगी, जिसकी वजह से अर्बन और रूरल कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो बड़ी ही बेसिक सी चीज़ है ये, जिसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। क्वेश्चन होता क्या है, जैसे नॉर्मल पानी है जो हमारा पीने लायक पानी रहता है, उसमें कुछ भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल मिल जाना, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, यानी कि कुछ ऐसा हो कि जो उसमें घुल जाए, गल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि उसमें घुले ना, जैसे प्लास्टिक वगैरह पड़ा है पता नहीं कब से, तो वो क्या होता है, वो एक तरीका पानी को पोल्यूट करने वाला मटेरियल होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। बहुत सारे जो लोग हैं आज के डेट में कहीं ना कहीं कई सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, और खासकर कोस्टल एरिया में ये बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और उन लोगों के बारे में आप लोग सोचिए जो काफ़ी हद तक पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसमें से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो ये भी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पानी पोल्यूट होने के कई सारे तरीके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो होता है डायरेक्ट सोर्स, जैसे कि नदी में से पानी आया, पोल्यूट हो गया, वो डायरेक्ट जो है आगे चलकर जो है समुद्र में मिल गया, तो एक तरीके से कहीं से ना इंडस्ट्री का पानी आ रहा है वो नदी में आकर मिल गया, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ये क्या हो गए, ये डायरेक्ट पोल्यूशन के तरीके हो गए कि अच्छा इस तरीके से यहाँ पर पोल्यूटेड पानी हो रहा है। पर लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनको हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं, जैसे कि खेतों में मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ हम लोगों ने खाद वगैरह डाला, उसमें काफ़ी सारे आप लोगों को केमिकल्स देखने को मिलते हैं, और वो पानी रिसकर जो है वो नदी में जाकर मिल गया, ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया, किसी ने सोचा नहीं था, इस तरीके से भी कुछ होता है। जैसे कि अगर कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जिसकी वजह से इनडायरेक्ट पोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसा भी कोई पोल्यूशन होता है क्या। ठीक है, तो ये कई सारे पोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसा है कि नॉर्मल सोर्स आ रहा है, भैया पानी में गिरी रहा है, ये नदियों में, मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री वाला वो सारी चीज़ें, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी को बेसिकली कहीं ना कहीं ठीक किया जाएगा, और इसी की वजह से जो है पैटर्न को अब सुधारा जाएगा। तो पानी को, पोल्यूशन को कम करने की बात की जा रही है। आप लोग खुद सोचिए, इस पृथ्वी पर टोटल मिलाकर लगभग 70% भाग पर पानी है, और लोग जो हैं पानी की वजह से मर रहे हैं कि उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। इवन अपनी बॉडी के अंदर भी आप लोग जाओगे तो लगभग 70-75 के करीब ही आप लोगों को लगभग जो है बॉडी के अंदर पानी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली पानी के लिए बोलता हूं मैं कि पानी जरूर पिया करो। पानी पीने से आप लोगों की बॉडी के अंदर हमेशा एनर्जी रहेगी, पर पानी साफ होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने आप लोगों को जो प्लानर दिया है, उस प्लानर में मैंने 8 गिलास पानी के बारे में बात की है रेगुलरली। एटलीस्ट 8 गिलास पानी इंसान को पीना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके बारे में बातें करता है। ठीक है, 8 हो गए, 1 रह गया। ठीक है, 8 तो टोटल 8 गिलास पानी आप लोगों को काउंट करने चाहिए। इसीलिए जो प्लानर आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था, उसमें 8 आप लोगों के सामने गिलास है, तो उन पर आप लोग डेली रेगुलरली अपने टिक लगा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि आप लोगों को वो चीज़ें याद रहेंगी। प्रिंट आउट निकाल लेना उसका, जिससे कि चीज़ें आप लोग ढंग से अपना याद रख सकें। ठीक है, तो पूरी प्लानिंग आप लोग अपनी कर सकते हैं। अभी जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया है, अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें कि अच्छा ऐसा कुछ किया है, किसने किया है, तो इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने बता दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, पुणे में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ये स्टैब्लिश किया गया था, आज नहीं, ये 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलग अलग सिटीज़ में भी इसके आप लोगों को लोकेशन है, जैसे कि इसके बारे में बात करें तो आप लोग कोलकाता में, पुणे में, बोलीदिया, मोहाली में, भोपाल में, तिरुवनंतपुरम में, तिरुपति में, इसी के साथ में बहरमपुर में। तो टोटल मिलाकर 7 ऐसी लोकेशन और है जहां पर इसकी बेसिकली ब्रांचेज आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही ये काम करता हुआ नजर आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हम लोग बोला करते थे। और जब मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने बेसिकली यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के बारे में जाकर पढ़ा, तो अभी भी आज तक भी विकीपीडिया पर मिनिस्ट्री का नाम चेंज नहीं किया गया है। आज भी विकीपीडिया पर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लिखा हुआ है वहाँ पे। मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र नहीं पड़ी है, विकीपीडिया की खिंचाई होगी फिर। ठीक है, कई बार तो हमारे देश के मैप ये गलत दिखाते हैं। मतलब ये मुझे बड़ी इरिटेटिंग बात लगती है, जो हमारी देश के बेसिकली अंदर का कंटेंट है, कम से कम उसमें इनको चीज़ों को ये रेक्टिफाई करना चाहिए, उसमें भी ये गलत मैप दिखाते हैं। इस इंस्टीट्यूट के बारे में जब मैंने सर्च किया जाकर, तो आप लोग जाकर पढ़ोगे, वहाँ पर भी इन्होंने गलत मैप दिखा रखा है। तो मुझे बड़ा इरिटेशन हुआ, मैंने कहा यार ये हद करते हैं, मतलब एक तरीके से।
तो ये कहीं ना कहीं ना बायस होते हैं कई सारे इस तरीके जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसलिए कई बार लगता है कि मैंने कहा क्या ही किया जाए इनका। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है बेसिकली इसका नाम क्या रखा गया है, ये यहाँ पर IISER के द्वारा, पुणे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया माइक्रो, और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली माइक्रोपोरस आयनिक ऑर्गेनिक फ्रेम। ये एक तरीका वो नहीं कहते, जैसे मैंने बोला स्पंज जो होता है उसको एक तरीके से आप लोग इससे पोछा पानी लाते हैं, उसको निचोड़ के डाल देते हैं, ऐसे ही स्पंज टाइप में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि अक्सर आप लोग पानी को सोखने के लिए यूज़ करते हैं। तो वही स्पंज टाइप में यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और इसको IVOFM का नाम दिया गया है, जो कि पानी को क्लीन करने का काम करेगा। अब ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछेंगे कि यार एक स्पंज लाइक एक मटेरियल है यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया है जो कि पानी को पोल्यूट होने से बचाएगा, तो तुरंत आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा ये बनाया गया है। इसकी फुल फॉर्म में पर्टिकुलर अगर इसको आप लोग बात करेंगे, इसको बोला गया है बेसिकली वाइलोजन बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, वाइलोजन यूनिट यहाँ बेसिकली ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पीपीटी में सारी चीजें मिल जाती हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये पर्टिकुलर जो इसका नाम रखा गया, तो इसमें जो शब्द यहाँ पर यूज किया गया है इसको बोला गया वाइलोजन। तो ये शब्द जो वाइलोजन यहाँ पर है, इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पानी जो है वो पोल्यूट हो गया, ठीक है, तो ये जो बेसिकली पर्टिकुलर मटेरियल है उसको सही करने का काम करेगा। तो वाइलोजन जो है यहाँ पर ये बेसिकली एक यूनिक क्लास का, इसको बोलते हैं हम लोग रेडोक्स एक्टिव, ठीक है। तो रेडोक्स एक्टिव मॉलिक्यूल होता है बेसिकली, थोड़ा सा केमिस्ट्री का टर्म है पर लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ऐसी टर्म्स पूछ ली जाती है जनरल साइंस के अंदर में। तो रेडोक्स एक्टिव मॉलिक्यूल जो होता है, क्या होता है बेसिकली रेडोक्स एक्टिव, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जिनको ऑक्सीकरण या फिर आप लोग यहाँ पर एप चेन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो क्रियाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है। तो उसी के चलते यहाँ पर इस सिस्टम को यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा और ये काफी हद तक यहाँ पर पानी को जो है वो क्लीन करता हुआ नजर आएगा। तो रेडोक्स एक्टिव मॉलिक्यूल जिसको हम लोग यहाँ पर वाइलोजन बोलते हैं, तो टर्म वाइलोजन जो भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है, VIOLO, ये भी आप लोगों से बेसिकली ऐसी टर्म्स भी पूछ ली जाती हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो वाइलोजन क्या है, रिप्रेजेंट करती है एक यूनिक क्लास ऑफ रेडोक्स एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से यहाँ पर जो क्रिया होती है उसके अंदर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो ये एक तरीके से हाईली रिकमेंडेबल जो एक सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पानी को क्लीन करता हुआ नजर आएगा। तो सोचो कितनी सारी बीमारियां जो हैं वो यहाँ पर होने से बच जाएगी अगर इस सिस्टम को हम लोग यूज कर पाते हैं। तो इसके तरीके से आप लोग यहाँ पर अच्छे से सिस्टम को हम लोग संभाल भी पाएंगे। हमारे देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो आज के दिन में सूखे से ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी हम लोग यहाँ पर सुधार पाएंगे, ठीक है। इस मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है मैंने स्पंज टाइप में बोला, तो जैसे स्पंज जो यूज किया जाएगा तो उसमें पोल्यूशन जो है वो उसी में आ जाएगा और इतना पोरस है वो, यानी कि उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं कि पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब पोल्यूशन तो अंदर रह जाएगा और पानी इसका बाहर निकल जाएगा। जैसे नहीं छलनी छानते हैं, उसमें चाय पीने के तो शौकीन होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है तो चाय में देखा होगा जब छानते हैं बेसिकली, तो आप लोगों ने देखा ना कि चाय उसमें से नीचे निकल जाती है और पत्ती जो चाय के ऊपर ही रह जाती है, ठीक है। तो वो वाली बात है। कईयों तो लेक्चर देख रहे होंगे चाय हाथ में लेके, है कि नहीं, सही है शरीर को गर्म करने का काम करते हैं। और पानी भी गुनगुना रखा करो जिससे कि आप लोग का गला वगैरह जो है खासकर खराब ना हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है यहाँ पर इन चीज़ों को सुधारने का। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं और पोल्यूटेड वाटर में ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ें हैं, पोल्यूटेड वाटर में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नजर आएंगी आज की डेट में। आप लोगों को सीसा वगैरह भी वहाँ पर देखने को मिल जाता है, उसके अंदर में कई बार तो कई सारे रेडियो एक्टिव तत्व देखने को मिल जाते हैं। गंगा जैसी अगर बात करें रिवर भी आज के डेट में पोल्यूटेड होती है, काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। यमुना में तो आप लोगों को पूरा एक तरीके से बर्फीला वाइट तरीके का ये सिस्टम देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। तो ये सारे पोल्यूशन को यहाँ पर ठीक करने का काम करेगा। तो देखते हैं कितने अच्छे से हम लोग इस सिस्टम को यूज कर पाते हैं और आने वाले टाइम में पोल्यूशन को खत्म कर पाते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ जाए कि एग्जामाइन द फैक्टर बिहाइंड द हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन इन इंडियन रिवर, तो आप लोग इंडस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार आप लोग एग्रीकल्चर से लिगड़ा हुआ पानी भी जो वहाँ से निकल कर आता है वो पानी भी आप लोग बोल सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी जो गंगा में आप लोगों ने देखा होगा, खासकर जो गंगा के किनारे जितने भी जो गाँव हैं उसमें सर्वे कराया गया, ये देखने को मिला कि उन भाइयों ने क्या कर रखा है, अपनी जो एक तरीके से वहाँ पर शौचालय है उसका गड्ढा ही नहीं खोद रखा है, पाइप डायरेक्ट जो है वो गंगा में डाल रखा है, मतलब अपना करो काम और निकलो बस। तो ये सिचुएशन है। तो सोचो गंगा का पानी जो है कितना गंदा हो जाता है, आगे चलते चलते कितनी सिचुएशन बन जाती है खराब। तो पहले तो जो भी राज्य यहाँ पर गंगा के किनारे पर है उन राज्यों को थोड़ा सा यहाँ पर टैकल किया गया और इस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल किया गया। तो अपने ही आप में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है
वरना फिर पता है बीमारियां कैसे कैसे फैलती हैं। पानी एक खतरनाक चीज़ है जो कि एक तरीके से सही से यूज़ नहीं करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, बात की जा रही है IVOFM। तो पहले तो क्या है ये पानी को बेसिकली स्वच्छ करने की टेक्नोलॉजी है। तो इसमें बोला गया कि प्रोसीजर है यहाँ पर जिसमें यहाँ पर डी आयोनाइजेशन, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान की बात की, तो यहाँ पर जहाँ पे डिजोल्व होती है इम्प्योरिटी आयन इन द वाटर, वो इनको रिप्लेस कर दे, जो बेसिकली यहाँ पर आर रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन एंड जो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल जो आयंस होते हैं प्योरीफाई करेंगे वाटर को। तो यानी कि ये पूरा सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा उसको प्योरीफाई करने के लिए। और जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान होता है, जो मैंने आप लोगों को सिस्टम बताया, क्या नाम था उसका, वाइलोजन। तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आयन का एक्सचेंज टेक्निक एक यूनिक मोलिकुलर स्पंज जैसे कि जो उसमें से जो बोचा टाइप का बोलते हैं ना, उसमें से पानी को सोख लेता है, लाइक मटेरियल क्लीन करेगा पोल्यूटेड जो वाटर होगा उसको, उसमें से सोखेगा जो कंटेमिनेशन होंगे, जो भी उसके अंदर गलत पदार्थ मिला होगा। तो ये सिस्टम है। तो सही आप लोगों को बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पर। तो पहले में बोला गया ओनली वन, दूसरे में बोला गया ओनली टू, सी बोला गया यहाँ पर एक तरीके से जो बोथ, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबो। सही आंसर क्या है, ABCFD। अटेम्प्ट कर लिया करो एक बार, फिर आंसर देखा करो। सही आंसर क्या है इसका, मतलब इनकरेक्ट आंसर क्या है, वो है यहाँ पर बेसिकली क्या, C। मतलब क्या हो गया, यानी कि दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। जो यहाँ पर IVOFM है यहाँ पर, ये है बेसिकली ये वाली टेक्निक, और ये वाली है ये वाली टेक्निक। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को PPT में मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आप लोगों को जो ये नहीं होता, एक तरीके से कई सारी जो टर्म्स होती हैं कुछ ऐसे टेक्निकल, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि वो आप लोगों को एग्जामिनर साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, वो आप लोगों से जर्नल चीज़ें मांगते हैं, जैसे कि आप लोगों को एप्लीकेशन इनके पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें मैं डाल देता हूँ, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो भी यहाँ पर देख सकता है। दोस्तों जब पड़ोसी देश कलाकार हो तो हमको भी थोड़ा सा होशियार होना पड़ता है। मतलब क्या है इस चीज़ का, अभी हमारी मिलिट्री के द्वारा ड्रोन इस्तेमाल करने की बात की गई है। तो क्यों किया गया है ये, आखिर हमारे देश के द्वारा डिसीजन क्यों लिया गया है, क्योंकि पड़ोसी इतने कलाकार हैं, कभी तो ज़मीन के नीचे से गड्ढा खोद के हमारी बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं, कभी ऊपर से ड्रोन के थ्रू बंदूकें फेंक देते हैं, कभी नशीली दवाइयाँ या कुछ भी ऐसे जो बेसिकली यूथ को बर्बाद करने वाली चीज़ें वो देश के अंदर बाउंड्री को क्रॉस कर कर फेंक देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। उसी सतर्कता की ओर बढ़ते हुए हमारी कंट्री की जो आर्म फोर्स है उसने बोला है कि ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इनके ऊपर नज़र रखेंगे। अब इतना तो यार फ्री है नहीं हम लोग 24 घंटे इनके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे रहे, तो हम लोग अपनी मशीन लगा देंगे, जब भी कुछ हरकतें होगी वो डिटेक्ट हो जाएगी और तभी जाकर हम लोग उनको उठक बैठक करा देंगे, ठीक है। तो आगे से वो सुधर कर रहेंगे। तो ये जो सारा सिस्टम यहाँ पर किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो डिफेंस फोर्स है उसके अंदर और ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल बढ़ाएगा, यानी कि हमारी जो डिफेंस फोर्स में मैकेनाइजेशन अभी आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को और लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये कैसा टॉपिक है यार जिसको आप लोग साइंस और टेक के साथ साथ में डिफेंस के साथ में भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए दो जगह यूज हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे अगर आप लोग इस मैप में देख पा रहे हैं तो ये है अपना प्यारा महान भारत। यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट बीचों बीच अगर आप लोग देखेंगे तो नीचे वाली जो बाउंड्री होती है एक को बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री, और ऊपर वाली जो होता है उसको बोलते हैं बेसिकली बॉर्डर एरिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है, तो यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर एरिया है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है पता है आप लोगों को, बताइए जरा, वीडियो को पॉज करके बताना। 15,200 किलोमीटर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और जो नीचे वाली बाउंड्री है जिसको हम लोग कोस्टल बाउंड्री बोलते हैं, ये है 7,100 बेसिकली 16 किलोमीटर के करीब आप लोगों को ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टोटल हमारी जो कोस्टल जो बाउंड्री है और जो हमारा बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को पता है जब कसाब आया था इंडिया के अंदर में तो कितनी बर्बरता के साथ में उसने लोगों की जान ली। कोई हिंदू कोई मुसलमान कुछ नहीं देखा, सबको एक हत्ते उसने बेसिकली सबके ऊपर गोलियां बरसाई। तो अब हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, जो 7,516 किलोमीटर जो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बाउंड्री, इसमें अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया और इसी के साथ में लक्षद्वीप वाला एरिया भी आप लोगों का इंक्लूडेड है। तो बेसिक फैक्ट है ये जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मुद्दा बताता हूँ आगे। मुद्दा यहाँ पर यह कि हमारी कंट्री में जो आर्मी है उसने अनाउंस किया था अभी, और इसी के चलते उसने एक ड्रोन था जिसका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, इसको बोलते हैं स्वान ड्रोन, ठीक है। तो स्वान ड्रोन जो है यहाँ पर ये अभी हम लोगों ने अपनी कंट्री में इंक्लूड किया है आर्मी के तहत, जिसको हम लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें पाकिस्तान का एक इंसान जो है वो ये बोल रहा था कि इंडिया जो है हमारा नमक खाता है, ठीक है। मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैंने कहा हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो नमक होता है वो होता है गुजरात के अंदर में।
गुजरात के अंदर में हमारे देश में मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पर नमक जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान। तो जो सबसे ज़्यादा नमक प्रोड्यूस करने वाला राज्य है गुजरात। वो खुद बेचारे ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो सारी सब्जियां जो है मीठी खाते हैं, मतलब हम लोग अपना खुद का नमक हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान कह रहे हैं कि इंडिया हमारा नमक खाता है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मतलब वही है कि कुछ भी बोलना है, बस अपनी बातें रखनी है सामने, ठीक है। पर लेकिन चलो कुछ तो बोलने के लिए होना ही चाहिए ना, कुछ लोग होने कुछ लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यही बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक थोड़ा सा ड्रोन के बारे में बताता हूँ। ड्रोन होता क्या है? ड्रोन एक तरीका इंस्ट्रूमेंट आप लोग बोल सकते हैं जो कि रिमोट से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बिना इंसान के भी मतलब एक तरीके से इंसान की भी जरूरत नहीं होती है उसके अंदर बैठने की, आराम से उसको उड़ाया जा सकता है रिमोट की हेल्प से। और बहुत तरीके से आज के डेट में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कोविड-19 के टाइम पर मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। इसी के साथ में अभी यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसे केसेस निकल कर आए जो अमेजन है वो डिलीवरी के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है। इसी के साथ में जिन लोगों को कई जगह ब्लड वगैरह चाहिए वो ड्रोन की हेल्प से काफ़ी जल्दी पहुंचाया जा रहा है। एग्रीकल्चर की फील्ड में आप लोगों को ड्रोन जो है वो खासकर जो दवाई का छिड़काव करता हुआ नजर आएगा, तो किसान की हेल्थ का जो इशू है वो भी वहां पर थोड़ा सा एक तरीके से सही होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर डिफेंस में भी ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर कोई आप लोगों से कोई यूज पूछने लगे ड्रोन के, तो ये 5 तो मोटे मोटे यूज मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिए, वरना आज की डेट में जो मशीन है वो बहुत जगह इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। तो ड्रोन जो है लेमैन एक वर्ड है जो कि समझाने के लिए, जैसे बजट बोल देते हैं, वैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका नाम, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में बजट बोलते हैं। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से संविधान के आर्टिकल में है ये बताइएगा जरा। तो वहां पर बजट नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पर आम जनता समझ सके इसलिए हम लोग उसको बजट बोल देते हैं। तो ऐसे ही ड्रोन जो है वो एक आम जनता का यूज किया जाने वाला शब्द है। वैसे इसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, क्योंकि इसमें कोई आदमी नहीं होता है, इसको आसानी से उड़ाया जा सकता है और खासकर इसको आप लोग बोल सकते हैं कि रिमोट की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है। और एक इस्तेमाल तो रह गया ड्रोन का, जो कि सबसे पहले बताना चाहिए था मुझे, वो माइंड से निकल गया। शादी विवाह में आज के डेट में वीडियोग्राफी करने के लिए काफी लार्ज स्केल पर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छे शॉट लेने के लिए बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो भी आप लोगों को ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो यानी कि फिल्म कार्य में भी आप लोगों को यहाँ पर ये ड्रोन का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। तो इतने सारे फायदे हैं ड्रोन के। तो ड्रोन जो है यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसी मशीन है जो कि आसानी से चीज़ों को कंट्रोल कर आप लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इसको 5 कैटेगरी में मतलब नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, इनके वेट के हिसाब से। जैसे जो नैनो ड्रोन है वो 250 ग्राम का है, 250 ग्राम या फिर उससे नीचे। जो माइक्रो हो गया वो 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक की कैटेगरी में आता है। इसी के साथ में जो स्मॉल हो गया वो 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम की कैटेगरी में आता है। मीडियम हो गया 25 से लेके 150 किलोग्राम की, और लार्ज हो गया जो 150 किलोग्राम से बड़ा हो गया। तो यानी कि लार्ज तो एक छोटा सा हवाई जहाज टाइप में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये इस्तेमाल अगर हम लोग कर रहे हैं तो अपने देश के अंदर में सिक्योरिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं और बहुत सारी जगह मशीन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी बोला जा रहा है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ड्रोन से रिलेटेड हमारी कंट्री में एक फंक्शन में एक तरीके से जो एक तरीके से ना एक पाथ रखा गया था कि हम लोग अपने देश में ड्रोन को काफी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करेंगे। तो उस टाइम पर मुझे अभी याद है उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में ड्रोन जो है वो बहुत ही ह्यूज स्केल पर इस्तेमाल किया जाना है, तो इसलिए इसके इस्तेमाल को रेगुलेट करना जरूरी है। तो उसके बारे में उस टाइम पर काफी सारे जो है एक तरीके से आर्टिकल भी आए थे। आप लोग अगर कभी किसी ऐसे रोबोट शो में जाएंगे जहां पर रोबोट से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती हैं, तो वहां पर लड़ाई करते हुए भी रोबोट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डांस करते हुए भी रोबोट देखने को मिलेंगे, कई जगह आप लोगों को खाना प्रोवाइड कराते हुए भी ड्रोन देखने को मिलेंगे या रोबोट देखने को मिलेंगे। तो यानी कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर रोबोटिक सिस्टम जो है वो एक काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पर उसके चलते मानव रहित युद्ध की बात की जा रही है, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम। आने वाले टाइम में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि इंसान नहीं रहेंगे, इनका इख्तियार जो किया जाएगा वो टेक्नोलॉजी का किया जाएगा। वेपन वगैरह इस्तेमाल करने के लिए फ्यूचर जो वॉर होगी वो एक अलग ही लेवल पर खेली जाएगी। लोगों का इस्तेमाल काफी कम आप लोगों को वहां पर नजर आएगा। अगर बात करें तो यहां पर एक तरीके से कई बार बोला जाता है कि अनमैन्ड जो कम्बैट सिस्टम है, तो बोला जा रहा है कि गोइंग टू बी द न्यू एज वेपन ओवरटर्निंग द रूल ऑफ फ्यूचर वॉर। हालांकि कोई ऐसे नहीं कोई इसकी
कोई ऐसी कोई प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, पर लेकिन फिर भी एक मोटे मोटे तौर पर अंडरस्टैंड करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर इनका बहुत लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। चाहे आप लोग वेट के मामले में बात करें, एक तरीके कोई टास्क उनको दी जाए यहाँ पर, चाहे चीज़ों को कंट्रोल करने के मामले में बात करें, चाहे लड़ाने के बारे में बात करें, चाहे एक नेटवर्क सिस्टम क्रिएट करने के बारे में बात करें, तो बहुत लार्ज स्केल पर अभी डीप स्पेस में, इसी के साथ में यहाँ पर अनमैन्ड एयर व्हीकल यूज किए जा रहे हैं, ग्राउंड अनमैन यूज किए जा रहे हैं, सरफेस अनमैन और अंडर वाटर भी यहाँ पर कई सारे रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि समुद्र के अंदर भी जाकर चीजों को देखा जा सके। मतलब जहां पे भी हम लोगों को यह लगता है कि इंसान को कोई नुकसान यहां पर हो सकता है, तो वहां पर इंसान को न भेजकर हम लोग मशीन को भेजते हैं, क्योंकि अगर कल को टूट फूट भी जाएगी हम लोग दूसरी बना लेंगे जरा सा टाइम और जरा सा पैसा लगाकर। पर सोचो, इंसान जो एक ऐसी एक तरीके से मशीन है जो कि अगर टूट जाए तो बेसिकली उसको बनाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि एक तरीके से इंसान जितनी एक सिस्टमेटिक और कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो है वो बनाना पॉसिबल नहीं है, उसको बस एक प्राकृतिक रूप से ही एक तरीके से पैदा किया जा सकता है। पर लेकिन मशीन अगर खराब हो गई तो मशीन को हम लोग फिर से बना सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर देखने को मिली कि हाँ, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि अपने लोगों को बचा सकें, वरना बहुत लोगों की जान जाती है जब भी लड़ाई होती है। हालांकि अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल सिचुएशन को, अगर आप लोग देखोगे जिस तरीके की वॉर होती जा रही है, कहीं ना कहीं आप लोग सोच सकते हैं जैसे साइबर वॉर हो गया, ठीक है, इंसानों का इस्तेमाल ही नहीं है और वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक तरीके से बायो वेपन बोला जा रहा है इनको, ठीक है। इसी तरीके से अभी यहाँ पर रोबोटिक्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे जमीन पे लड़ाई होती हुई बहुत कम नजर आएगी, कमरों में बैठ बैठकर लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर ये हो गया, ये सारी जो आप लोग आने वाले टाइम में ना टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल रहेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अनमैन कम्बैट सिस्टम जो है वो आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर, जो ग्रेजुअली एक काफी बड़ा डिफेंसिव तौर पर भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो हमारे देश में भी उसी ओर ये बढ़ता हुआ आप लोग कदम बोल सकते हैं, ताकि कल को चलकर अगर कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन है उसको सुधारा जा सके, ठीक है। आप लोग देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें हैं आज के डेट में, किस तरीके से सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। तो इसके चलते आने वाले टाइम में इस चीजों पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग किसी से पीछे न रह जाए। पता चला लोग जो हैं वो आकर हमारे सर पर नाचने लगे, तो यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल, रिमोट सेंसिंग, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर अपने आप को भी उस लेवल पर ले जाकर रख रहे हैं, ताकि सही से हम लोग चीजों को लेकर चल सकें। तो हमारे देश में इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने क्या किया था, अपनी कंट्री में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की, जिसको हम लोगों ने क्या बोला यहां पर, इसको हम लोगों ने स्वाम यानी कि स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉग्निशन मॉड्यूल ड्रोन बोला। तो ये एक तरीका सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, जो कि काफी हल्का भी है, एक तरीके से हल्का फुल्का एक सिस्टम है, काफी लाइट है, और यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि नियंत्रित सिस्टम है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं एक तरीके से अच्छे लेवल पर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एडवांस कम्युनिकेशन इसमें देखने को मिलेगा। एक तरीके से ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक आपस में भी ये बात कर सकते हैं, अगर ड्रोन जा रहे हैं उनको इस तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग पेलोड भी इसके अंदर आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा इनको इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह, कल को कोई भी जवान जो है वो लड़ रहा है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर सोचो कि बारिश हो गई, ठीक है, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, या बर्फ पड़ता रहा, भाई साहब मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी होता रहे, उस सिस्टम से ऐसे बनाया जाएगा कि उस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। स्पीड जो है उसकी इतनी शानदार देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में शानदार तरीके से उसका जो आप लोग सिस्टम जो क्रिएट किया जाएगा वो काफी सिक्योर भी आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। एक इंसान को कोई काम करने के लिए बोल दे तो वो थक जाता है कि यार हाँ अब मेरा बेसिकली मन नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर उसकी एज बढ़ती है तो भी दिक्कत हो जाती है। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा आप लोग कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे हाई स्पीड और एजिलिटी, यानी कि एक तरीके से चुस्ती आप लोग उसके अंदर देखने को मिलेगी काफी अच्छी, यानी कि चीज जो है वो डाउन होती नजर नहीं आएगी, ठीक है। डिफरेंट मिशन पर इनको लगाया जा सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन भी फीचर लगाया जा सकता है कि कोई भी दिखे और झड़ाके से उसको मार देना है। सबसे बड़ी बात बताऊं, आज की डेट में थर्मल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर। थर्मल रिकॉग्निशन यानी कि अगर एक इंसान की डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी जो है वो पड़ी रहेगी सुस्त, बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, जैसे इंसान की जान जाती है बॉडी पर। लेकिन अगर इंसान जिंदा है तो उसकी बॉडी आप लोगों को गर्म देखने को मिलेगी। उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, कहते नहीं कि इससे ऊपर टेम्परेचर चला गया तो इंसान को बुखार हो जाता है। बताइए नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी के अंदर का क्या है?
अगर उस टेम्परेचर से नीचे जब बॉडी एक तरीके से उसके अंदर से जीवन खत्म हो जाता है तो वो बॉडी का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, कम क्या बिल्कुल ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पर अगर हम लोगों ने ड्रोन लगा रखे हैं यहाँ पर, दो थर्मल रिकग्निशन करते हैं, तो झाड़ी में अंधेरे में भी किसी इंसान को देखकर उसके ऊपर वो टारगेट लगा सकते हैं और वो पहचान लेंगे कि ये जिंदा है कि मर गया है। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर 98 के करीब आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 98, मेरा तो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मेरा बॉडी तो हर टाइम ना एक तरीके से थोड़ी सी मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्मल के थोड़ी गर्म रहती है, गर्मी मुझे ज़्यादा लगती है। तो मैंने अक्सर देखा है कि मेरा जो टेम्परेचर है वो 99 के एयरफेयर में, मतलब आसपास 98-99 के एयरफेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात करें जैसे ही 100 के ऊपर जाता है तो इंसान को बुखार होने लगता है, 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है आने वाले टाइम में, ताकि इस तरीके से हम लोग चीज़ों को टारगेट कर सकें। ठीक है, तो है ना बड़ा शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इसको देखते हैं। बोला जा रहा है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ड्रोन यूज, कि ड्रोन के इस्तेमाल के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या चीजें जो हैं वो ऑफर की जा रही हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए ड्रोन से रिलेटेड तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बात की आप लोगों से, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे रोल हैं। ड्रोन का इस्तेमाल बहुत सारी जगह किया जा रहा है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि पता रहे कि हाँ ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करना है। पता चला अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत उसके एक तरीके से फायदे उठाए जा रहे हैं। तो एक ढांचा बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है उसके लिए, ताकि ढंग से इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा ड्रोन रूल लेकर आए गए 2021 के, जिससे कि प्लानिंग को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसका इस्तेमाल करें सिस्टमेटिक वे में। कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा भी दी जा सके, तो वो भी जरूरी है यहाँ पर। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर यूपीएससी ने 2020 में। यूपीएससी को पता है कि ड्रोन का इस्तेमाल होने वाला है, तो बोला गया कि ड्रोन का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर खेतों में हम लोग स्प्रे करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे एक्टिव वोल्केनो हैं। अब इंसान तो जाकर झाकेगा नहीं, ज्वालामुखी फट रहा है उसमें अपना मुंह देगा क्या जाकर? कभी चूल्हे के ऊपर में पतीली रखो, उसके ऊपर पानी रखो, उसको और उबलने दो, उसके ऊपर मुंह ले जाके देखना, करना मत, ऐसा जल जाएगा। ठीक है, इतनी तेज भाप आती है। तो वोल्केनो में जाकर कौन झाकेगा? ड्रोन झाकेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ब्रेथ सैंपल फ्रॉम द जो यहाँ पर बेसिकली डीएनए एनालिसिस के लिए यहाँ पर बात की जा रही है वेल्स के। अब उसके पेट में कौन जाएगा? अब अवतार मूवी तो है नहीं यहाँ पर कि वेल के ऊपर बैठकर हम लोग कबड्डी खा रहे हैं, वहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं, हमारी दोस्त बन गई वेल। ठीक है, तो वहाँ पर कौन काम करेगा? वहाँ पर भी आप लोग का ड्रोन ही इस्तेमाल जो है वो होता हुआ नजर आएगा। तो क्या है सही आंसर? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, किस किसी ने देखी है अवतार मूवी? देखी है? जो अवतार नई वाली आई है, पुराने वाली नहीं, अभी नई वाली, बताना जरूर। हमारे देश में अभी यहाँ पर जो स्वार्म ड्रोन है हम लोगों ने अपनी कंट्री में ऐड किया, तो उसके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम के अंदर में। बोला क्या गया है कि जो स्वार्म ड्रोन है यहाँ काफी छोटा और काफी हल्का होता है। यहाँ पर एक तरीका एरियल व्हीकल है जो कंट्रोल कर सकता है सेम स्टेशन को, यानी कि कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द सेम स्टेशन, से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। स्वार्म ड्रोन जो है वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया कि ये वैरायटी ऑफ पेलोड जो है वो सिंगल मिशन में यहाँ पर ले जा सकते हैं। तीसरा बोला गया कि यहाँ पर एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है। सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि 1 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही है, या फिर कोई सी भी स्टेटमेंट, या फिर सारी स्टेटमेंट सही है। तो अभी मैंने बड़ी ही प्यार से आप लोगों को समझाया था कि ये एक दूसरे के काफी दिलों के करीब हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई थी। ऑल वेदर में इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी स्पीड रहती है, मस्त तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और ये हो गया आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या हो गया यहाँ पर, ये पूरा जो आप लोगों ने समझा, पूरा सिस्टम समझ लिया कि हम लोग क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिक जो सिस्टम है ड्रोन के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, वो आप लोगों को समझा दिया। और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयारी करें, टेंशन मत लेना, सारे के सारे नोट्स आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में मिल जाते हैं, तो इसलिए उसको जाकर देखना। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या बेसिक चीजें हैं, किस तरीके से हमारा जो स्वार्म सिस्टम है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया और ये है आंसर राइटिंग के लिए। तो टॉपिक तैयार। अब आप लोग किसी को पढ़ा भी दोगे ये टॉपिक, तो ऐसे तैयार करने हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, फीडबैक देना कि जहां पर डाउट हो उसको आगे डिस्कस कर लेंगे फिर। ठीक है, तो डाउट नहीं रखना है। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। वो एक शब्द दे देंगे, आप लोगों को बोला जाएगा कापा फाइकस आल्वेरेजी। ये क्या है? आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आप लोग बोलोगे यार ऐसा तो कभी नाम ही नहीं सुना था यहाँ पर,
तो लेकिन आप लोग इस पर्टिकुलर शब्द को याद रखिएगा। ये अभी रिसेंटली प्लान किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कि सी वीड यानी कि जो सी का खतवार होता है तो उसके पार्क के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तमिलनाडु के अंदर में, जबकि ये खतरनाक है काफ़ी लार्ज स्केल पर एक तरीके से, जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पर समुद्र पर फैलता है और खासकर जो कोरल रीफ वगैरह पाए जाते हैं उनको भी उन्हें घेर लेता है चारों तरफ से और उनको बर्बाद कर देता है। कुछ ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आया, तो शब्द भी थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों से पूछ लेंगे इसी तरीके से पर्टिकुलर शब्द का नाम में। तो ये नॉर्मली इंडो और पैसिफिक रीजन में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रजाति है जो कि अक्सर बेसिकली समुद्र पर फैली रहती है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा बड़ी खतरनाक बात बोली गई कि दुनिया में 100 जो सबसे ऐसी बड़ी स्पीसीज है इन्वेसिव, जो कि लार्ज स्केल पर बढ़ती है और बेसिकली आसपास वाले एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, उनमें से एक आप लोगों को यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग अगर बातें तो यहाँ पर प्राइम थ्रेट भी है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रूसडाई करके पर्टिकुलर एरिया है जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा एक तरीके 2 डिकेड आगे यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को कंडीशन जो है वो ख़राब होती है यहाँ पर नज़र आती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो एक खरपतवार एक ऐसा है जो कि खतरनाक लेवल पर है, तो इसका एक पार्क बनाने की फैसिलिटी यहाँ पर एक सेवाल पार्क या फिर आप लोग बोले इसके नाम के आगे, तो वो बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है, तो एटलीस्ट शब्द आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा कि ये क्या शब्द है, जिससे आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मैप बेस्ड लोकेशन भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। बात की जा रही है त्रिनिदाद। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक लोकेशन है यहाँ पर जिसको त्रिनिदाद आप लोग बोल सकते हैं। त्रिनिदाद आइलैंड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ये साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर में। तो यहाँ पर क्या किया गया, अभी एक प्लास्टिक डेब्री यानी कि प्लास्टिक के खरपतवार से बनी हुई एक रोक यानी कि चट्टान देखने को मिली, और खासकर ये ऐसा एरिया है जहाँ पर टर्टल जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर आते हैं अपना नहीं एक तरीके से अंडे वाला जो टाइम होता है देने का इनका, उस टाइम पर ग्रीन टर्टल वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी के द्वारा यहाँ पर जो बात की जा रही है ये क्या है, इसको बोलते हैं यहाँ पर चलोनोडिया। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये इस तरीके की सिचुएशन नजर आएगी कि यहाँ पर इनके कंजर्वेशन के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये बात की जा रही है इस पर्टिकुलर आइलैंड के आसपास में। तो आप लोग जैसे यहाँ पर जाओगे साउथ अमेरिका के पास में बेसिकली यहाँ पर, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन के तौर पर भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर अगर क्वेश्चन बने तो। आगे बात करते हैं, ये डिफेंस के बारे में न्यूज़ है आप लोगों के सामने। तो बात की जा रही है इंडियन आर्मी के द्वारा अभी 2nd एडिशन होस्ट किया जा रहा है। किसका, ये अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का 21 से लेके 30 तक यहाँ पर ये चलने वाला है, यानी कि आज से यहाँ पर ये बेसिकली स्टार्ट होता हुआ आप लोगों को नजर आया, जिसमें अफ्रीकन जो चीफ हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे पुणे के अंदर में 28 मार्च को। फर्स्ट अफ्रीकन इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो पुणे में देखने को मिली थी 2019 में, जिसमें 20 अफ्रीकन देशों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अब फर्स्ट इंडिया अफ्रीकन डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव जो है वो आप लोगों को देखने को मिला था डिफेंस एक्सपो में 2022 में, जबकि लखनऊ में हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अफ्रीका के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा एरिया है जो कि अब तक बहुत सारे लोगों की नज़र है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज अनटैप्ड हैं, और इंडिया काफ़ी लार्ज स्केल पर वहाँ पर हेल्प भी करता है लोगों की अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। आप लोगों को याद होगा हमारे हिस्टोरिकल टाई भी हैं, जब महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से देश के अंदर में आए थे, किस डेट में आए थे ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है रिसेंटली डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल, जो कि एक ऐसी काउंसिल है देश में डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें खरीदनी है उनके ऊपर यहाँ पर काम करती है। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बारे में, कि प्रोक्योर करने की बात की जा रही है 307 ATAGS, जो बेसिकली यहाँ पर एडवांस टोर्ड आर्टिलरी सिस्टम, हमारी जो बेसिकली गन सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा देश के अंदर में, इसके बारे में बात की जा रही है। फिलहाल हम लोग दुनिया में, अगर सिपरी की रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में टॉप पर हमारा नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है, पड़ोस में कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ में बनती नहीं है, तब उस टाइम पर ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, नेशनल लेवल की न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है 2 डे का अभी यहाँ पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, कहाँ पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो टूरिज्म मिनिस्टर है उसकी मीटिंग यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है,
डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो यहाँ पर कुछ भी अगर खरीदना है तो यहाँ पर डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल के द्वारा प्रपोजल दिया जाता है। इसके द्वारा 70,500 करोड़ रुपए का भी प्रपोजल दिया गया हमारे देश के अंदर में काफ़ी लार्ज स्केल पर डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने और उनको खरीदने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो डायरेक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बनता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें ये प्रोक्योरमेंट करेंगे एक तरीके से बेसिकली, हाँ, जिसमें एक तरीका यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी, सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के थ्रू, यानी कि एक तरीका इंसेंटिव देना है बेसिकली यहाँ पर ताकि चीज़ें जो है आगे बढ़ सके, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है इस स्कीम के थ्रू, जिसको PLI स्कीम आप लोग बोलते हो, ठीक है। और ये स्पेशली स्टील के लिए है, आप लोगों ने देखने को मिला एक अलग अलग सेक्टर में दी जा रही है, पर यहाँ पर हम लोग बात करें स्टील के बारे में। 75 ट्रक जो हैं जो कि यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली आज के डेट में क्या कर रहे हैं, देखो आज के डेट में ना हम लोग अलग अलग तरीके से जो कई तरीके की जो बीमारी है उनको कैसे टैगर करना है, तो उसके चलते यहाँ पर आप लोगों को कई सारी न्यूज़ देखने को मिलती है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये एक न्यूज़ आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है। न्यूज़ में क्या बोला गया तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए लगभग 75 जो ट्रक हैं उनको छोड़ा गया ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इसके बारे में चीज़ों के बारे में बताया जा सके। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हवा में फैलती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कभी टीबी के किसी पर्टिकुलर ऐसे नहीं आप लोग अस्पताल वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों ने फील की होगी, कितनी खतरनाक चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके, तो इसलिए यहाँ पर इनको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं यहाँ पर इनके बारे में कि क्या पर्पज़ है लॉन्च करने का, तो बेसिक पर्पज़ तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा टीबी को हम लोग फटाफट निपटाएं, क्योंकि टीबी ने जो है हमारे देश की खस्ता हालत कर रखी है। टीबी मुक्त भारत अभियान हमारे देश में चल ही रहे हैं, तो उसके चलते ये चीज़ें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं कई बार, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो जिला पास यहाँ पर ओपन किया वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसको याद रखिएगा। ब्रो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ब्रो, ये आप लोगों को बताना है। किसी भी देश में अगर एक्सपोर्ट अच्छा है तो वो देश जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के बारे में, तो यहाँ पर रिसेंटली अभी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर भी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के बारे में बात की गई, जिसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई, जिसको टोटल मिलाकर 40 एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव किए गए 2019 से लेकर 2023 तक का। देखो सबसे बड़ी बात क्या रहती है, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अब हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोई और वरना हमारे साथ में कम्पीट करता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बड़ी ही बैलेंस सी और बेसिक सी चीज़ें होती हैं अगर ट्रेड वगैरह आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2019 से लेकर 23 तक का ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट जो यहाँ पर स्कीम है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। OECD के बारे में आप लोग याद रखिएगा, नाम क्या है इसका, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब बनाया गया, कितने इसके अंदर देश में है, तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछते हैं तो हल्का सा याद रख सकते हैं। टोटल मिलाकर 38 नेशन देखने को मिलेंगे यूरोप, अमेरिका और पैसिफिक रीजन से इसके अंदर में। इसका जो गठन किया गया था, ये गठन किया गया था 1948, यहाँ पर इसका गठन किया गया था, और 16 अप्रैल को इसका बेसिकली ढक्कन खोला गया था, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। 2 भाषाएं बोली जाती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच इसके अंदर में इस्तेमाल की जाती है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इसका हेडक्वार्टर जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं कहाँ पर है, फ्रांस पेरिस के अंदर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मेंबर जो है पार्टनर रिप्रेजेंट करते हैं लगभग 80% वर्ल्ड का ट्रेड इसके अंदर में, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो खासकर इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात करती है ताकि सबको साथ में लेकर चला जा सके, और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनको। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बात बोली जा रही है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 यानी कि 2024 का ग्रोथ जो है वो 20 बेसिस पॉइंट टू द 5.9 जो है वो देखने को मिलेगा। इसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसको बोला गया इसके द्वारा बेसिकली फर्जाइल रिकवरी। तो अगर आप लोगों से डायरेक्ट ये ना पूछ के कि इंडिया का क्या फोरकास्ट किया इसने, आप लोगों से पूछ ले फर्जाइल रिकवरी रिपोर्ट जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है लिक्विडिटी टाइटन एक तरीके से टाइट करने की बात की जा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 1 ट्रिलियन फॉर लार्जेस्ट इन्फ्यूजन की बात की गई 4 साल के लिए, जिसके चलते यहाँ पर फर्स्ट टाइम 2019 से आरबीआई जो इन्फ्यूज करना जा रहा है इतना पैसा, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बने। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विड यानी कि पानी, मार्केट में पानी बेसिकली फेंकने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, लोग उसको सामान को यूज़ करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। तो एक अच्छे लेवल पर मार्केट के अंदर में एक तरीके से ना लोगों का खरीदना बेचना जब बढ़ता है तो अच्छे लेवल पर चीज़ें बढ़ती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही हैं। ठीक है, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 2.4 बिलियन टू 560 बिलियन इन द वीक एंड ऑफ मार्च में यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि इतना बिलियन जो है वो गिर गया है फिलहाल के टाइम पर। ये बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। कई बार क्या होता है, देखो हम लोग ना जब डिपेंडेंट बाहर के देशों पर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो उस टाइम पर ये इशू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं तो उसको मैनेज करना होता है, क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी नीचे चला जाता है तो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हालत होती है फिर, तो इसको मैनेज करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर अभी हम लोग मैनेज भी कर रहे हैं और बहुत सारे देशों के साथ में डॉलर को छोड़कर अपनी लोकल करेंसी में हम लोग व्यापार भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव किया गया, कैबिनेट के द्वारा IREDA स्टॉक एक्सचेंज थ्रू द IPO रूट। ठीक है, तो लिस्टिंग करने के लिए IRDA यानी कि इंडियन जो यहाँ बेसिकली IRDA का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर, जिसको बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये एक मिनी रत्ना है, गवर्नमेंट का कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसको फॉर्म किया गया था 1987 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आती है। IPO निकालने का मतलब होता है कि अब ये मार्केट में रख दी गई है, आप लोग इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे LIC के जो IPO आए थे उस टाइम की आप लोगों ने बातें सुनी, तो सेम पैटर्न पर आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, तो इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल, ये साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है आप लोग की, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी अगर बात करें इसके बारे में, तो उसके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है सेल्फ पावर्ड डेसलिनेशन प्लांट के बारे में, यानी कि सेल्फ पावर्ड डेसलिनेशन प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो ये चेन्नई के अंदर में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। लो टेम्परेचर थर्मल डेसलिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर में, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में प्रोसीजर यहाँ पर समझाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से पानी लिया गया, उसको फिल्टर किया गया, ठीक है, तो फिर सोल्ट वगैरह जो है वो यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और फिर यहाँ पर आप लोगों को फ्रेश वाटर मिल गया। ठीक है, दुनिया में पानी तो दुनिया भर का है, पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रॉपर जो पीने का पानी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। पानी तो है पर पीने का पानी, स्वच्छ पानी काफ़ी कम है, तो इसलिए मैक्सिमम देश जो हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं ताकि पानी को जो है सिस्टमेटिक वे में बाहर निकाला जा सके, आगे लेकर आया जा सके। तो उससे रिलेटेड ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जो खासकर लक्षद्वीप वाला रीजन है, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर जो पानी को इस तरीके का साफ स्वच्छ पानी को हम लोग पहुँचा सके। ठीक है, तो लो टेम्परेचर थर्मल जो यहाँ पर डेसलिनेशन जो टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर यहाँ पर है, फ्री, ये बेसिकली एमिशन फ्री भी है, तो इसके चलते यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको IASST आप लोग बोलते हो, ये कहाँ पर है, गुवाहाटी के अंदर में है। उसने अभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात बोली है, जो कि सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने बोला है कि स्नेक का जो वेनम होता है, यानी कि जो सांप का जो जहर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा पार्किंसन डिजीज़ को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए। पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, कई बार जो है आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हैं, कई बार हमारे हाथ जो है वो स्विर करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं किसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, जो कि गुवाहाटी आसाम के अंदर में है, वो यहाँ पर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है। बाकी अगर बात करें हेल्थ से रिलेटेड भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है, अभी 2 लोगों को H3N2 सब टाइप जो सीजनल इन्फ्लुएंजा यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लुएंजा है H3N2, ये बेसिकली ये क्या है, सीजनल इन्फ्लुएंजा है, यानी कि आप लोगों ने देखने को मिला होगा अभी रिसेंटली हर एक इंसान को खांसी थी और वो लंबे समय तक टिकी रही।
अपनों शायद ने घर में भी किसी को आप लोगों ने फील किया होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसके चलते कोविड-19 जो टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है जैसे RT-PCR की, इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न में इसकी भी टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही थी। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, पूरी कोविड-19 की बीमारी सर से चलेगी, RT-PCR की फुल फॉर्म किसको किसको पता है बताइए जरा, देखता हूँ कौन कौन इसका आंसर देता है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पर सॉरी पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पर अगर बात करें तो ये आप लोग पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश में है, ये पेंशन जो है उसको रेगुलेट करने का काम करती है, ताकि जिन लोगों ने भी अपनी पेंशन वगैरह ले रखी है उनकी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से करती रहे। तो एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारे देश के अंदर में, जिसको 2003 में इसको बेसिकली बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। ये पर्टिकुलर जो बॉडी है इसके अभी जो हेड हैं वो अपॉइंट किया गया है यहाँ पर दीपक मोहंते को। तो दीपक मोहंते जो है उसके हेड बनाए गए हैं, और ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि कानून पास कर यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई है, ठीक है। PFRDA एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था 2014 में जिसके तहत इसके स्टैट्यूटरी स्टेटस यहाँ पर दिया गया। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये न्यूज़ है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिनका नाम था KN गणेशिया। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है उसको लेकर इनका जो नाम है उसको अभी दिया गया है एक छिपकली के नाम, जो एक नई छिपकली का जो नई पीसेज मिली है इनका नाम से उसका नाम यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ऐसे तरीके से हम लोग ऑनर देते हैं कई बार यहाँ पर। तो जो रिसर्चर का जो नेम था उसके नाम पर यहाँ पर रखा गया है, इसको बोला गया यहाँ पर नेमेसिपिया बेसिकली गणेशियाई, ठीक है। तो जो इनका नाम था यहाँ पर गणेश, ये शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, ठीक है। या फिर गणेशियाई ड्राफ्ट गीको। तो यहाँ पर जो छिपकली है बेसिकली एक तरीके से उसका बेसिकली कई बार कोई नई प्रजाति मिलती है तो एक तरीके से उसका नाम रखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक तरीके साइंटिस्ट अगर कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड में नाम कर रहा है, जैसे हम लोग कई बार सड़कों का नाम रखते हैं ना अपने देश में, उस इंसान को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर ये काम किए जाते हैं। तो ये तरीका होता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं रेस्पेक्ट देने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसको याद भी रख सकें, ये भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये है माले और इसी के साथ में यहाँ पर महादेश्वर जो हिली एरिया है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक के अंदर में, उस एरिया के पर्टिकुलर बात की जा रही है जहाँ पर ये मिली है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर भी आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर वर्ल्ड की न्यूज़ के बारे में आप लोग बात करेंगे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कई सारी। पहले तो यहाँ पर राम साई प्रसाद यादव जो हैं वो नेपाल के 3rd वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो पर्सन इन न्यूज़ में पूछ लिया जाता है आप लोगों से। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। रैकून डॉग यानी कि ये वाला जो पिक्चर है आप लोगों के सामने है रैकून डॉग का। तो ये चाइना के अंदर में अभी बोला गया कि ये नेचुरल ओरिजिन है कोविड-19 का, यानी कि चाइना के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया था कि उसने ये वायरस बनाया है। तो अभी बात निकल कर आ रही है कि रैकून डॉग से वायरस निकल कर आया है, यानी कहीं ना कहीं रैकून डॉग के ऊपर चिपका दो और चाइना को कोई बोलेगा नहीं कि तुमने ये वायरस बनाया है ये बेचारा रैकून डॉग को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ऐसे आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा कि रैकून डॉग तो ये बेसिकली हल्दी कुत्ते जैसा है नहीं, लेकिन यही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर पुतिन साहब को अरेस्ट करने का वारंट इशू किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पुतिन साहब जो है यूक्रेन वॉर क्राइम में उनको यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू किया था। पुतिन बोला है आथू मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब तुम अरेस्ट करोगे और हम लोग हो जाएंगे अरे बाल भी टच करके दिखाओ हमारा चलिए जो भी है, ये यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। बताइए ये कहाँ पर है बेसिकली इसका हेडक्वार्टर, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। यूके की जो स्पेस एजेंसी है जिसको यूके सा, ठीक है, तो यानी कि यूके की स्पेस एजेंसी जो है उसके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि रोल्स रॉयस गाड़ी का नाम सुना है, बहुत ही एक शाही गाड़ी की कैटेगरी में आती है, उनके द्वारा न्यूक्लियर पावर को सपोर्ट करने की बेसिकली बात की जा रही है अभी सिस्टम को। तो उसके चलते यहाँ पर न्यूज़ में आ गया कि बैक करेंगे रिसर्च इन द रोल्स रॉयस लुकिंग फॉर यूज द न्यूक्लियर पावर ऑन द मून, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर वो कंपनी ना पैसा हो जाता है एक बार तो फिर कहीं भी जाकर इन्वेस्टमेंट करने लगती है। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बोला था कि डेली एक स्कीम जो है वो कवर करेंगे, तो आज की स्कीम जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, खासकर बात करेंगे बच्चों के बारे में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये क्या है, जिसका नाम है बाल स्वराज पोर्टल। तो राज्यसभा के अंदर में भी यहाँ पर बात की गई कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बाल स्वराज पोर्टल।
नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि बच्चों से रिलेटेड कुछ बात की जा रही है। तो एम क्या है, सबसे पहले तो ये याद रखेगा, इसका एम है कि ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाए, डिजिटल और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए, और ताकि यहाँ पर बेसिकली फोकस किया जाए कि कैसे बच्चों की केयर करनी है और उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल आप लोग बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जा रही है। फंक्शन क्या है यहाँ पर, कोविड केयर और इसी के साथ में CISS। तो कोविड केयर क्या है, कोविड केयर बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली चिल्ड्रन लोस्ट आइदर, यानी कि जो बच्चे हैं उनके या तो पेरेंट्स, एक पेरेंट्स या फिर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है ताकि यहाँ पर उनको दिक्कतें न देखने को मिले, ठीक है, कोविड-19 के टाइम पर या फिर पोस्ट मार्च 2020, जिससे कि यहाँ पर बच्चों की खस्ता हालत हो गई। सोचो घर में एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स चले जाएं तो बच्चे की कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है। CISS यहाँ पर बोलते हैं इसको रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, यानी कि सड़कों पर जो बच्चे आ चुके हैं किस तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर एक मिशन भी है जिनको मिशन वात्सल्य, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी चीज़ को और सही तरीके से आगे लेकर चलने का ये एक तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं हार्दिक, इसके यहाँ पर बात की जा रही है हार्दिक सिंह और सविता पूनिया के द्वारा अभी यहाँ पर बलबीर सिंह जो अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा किसमें, हॉकी के फील्ड में, इनके द्वारा एनुअल अवार्ड यहाँ पर जीता गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है स्पोर्ट की कैटेगरी में। टेनिस जो है उसके बारे में बात करें तो रोहन बोपन्ना इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, और इसी के साथ में मैथ्यू एडन के द्वारा यहाँ पर बेसिक जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, दोनों के द्वारा मिलकर मेंस डबल टाइटल जीत लिया गया है इंडियन वेल्स मास्टर इन कैलिफोर्निया के अंदर में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर हमारे देश की है तो आप लोग सोच सकते हैं पर्सन इन न्यूज़ में भी। तो अक्षयदीप सिंह के बारे में बात की जा रही है, 20 किलोमीटर की एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप इनके द्वारा जीती गई। वॉकिंग एक चैंपियनशिप, एक तरीके चल चल कर चीज़ों को जीतना, तो अपने ही आप में काफ़ी पेशेंस चाहिए इसके लिए, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है कि हमारे देश के जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से कोहराम मचा रहे हैं, है कि नहीं। आप लोग ही क्या रहे हैं बताना जरूर। कौन बनेगा छोटू करोड़पति आप लोगों के सामने है, ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी रिसेंटली किस सिटी में आप लोगों को देखने को मिली, इंडिया, बेंगलुरु, पुणे या फिर हैदराबाद। नेक्स्ट बात की जा रही है PM मित्रा स्कीम जो है वो यहाँ पर बेसिकली उसके द्वारा कौन से सेक्टर में उसको स्टार्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर या फिर हेल्थ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया वुमेन एंड द मेंस इन इंडिया रिपोर्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। सही आंसर क्या है ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, जेफरी बावा, ठीक है। तो यहाँ पर जेफरी बावा फ्रॉम श्रीलंका, उनको बोला गया है क्या, एक्टिंग के किससे रिलेटेड है यहाँ पर, एक्टिंग, आर्किटेक्ट, राइटिंग या फिर फिलोसफी। क्या मुद्दा है पूरा डिस्कस करेंगे जब आंसर दूंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसको अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी के बारे में, हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो भी आप लोगों के सामने आती है बेसिकली रामसर साइट, वो सारी यहाँ पर कवर की जा रही है। तो ये आप लोगों को अहमदाबाद में देखने को मिलेगी, जो सनद विलेज है गुजरात के अंदर में, वहाँ पर ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को नजर आएगी। तो एक तरीके से लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी बोल सकते हैं गुजरात के अंदर में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया ये बर्ड सेंचुरी है, जिसको यहाँ पर बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1969 में, तो ये याद रखिएगा। ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक भी देखने को मिलेगी, और लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट, जो कि यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बायोग्राफिक प्रोविंस है यहाँ पर, उसके कनेक्टेड आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में रामसर साइट का दर्जा दिया गया इसको 2012 के अंदर में, ठीक है। तो अगर गुजरात से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या है इनके आंसर आप लोग देख लीजिए एक बार। ग्लोबल मिलेट्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये अभी रिसेंटली कहाँ पर देखने को मिली, तो डिस्कस किया था मैंने, तो न्यू दिल्ली में देखने को मिली, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर के द्वारा मिलकर यहाँ पर इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया गया, और भी कई सारी जो इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में भी था, ठीक है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, पीएम मित्रा स्कीम के बारे में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, पीएम मित्रा स्कीम। तो ये टेक्सटाइल फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। पीएम मित्रा बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रेजल आप लोग बोल सकते हैं मित्रा, और पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसके लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए यहाँ पर देने की बात की गई, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन बन सकता है अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो ये स्कीम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट आप लोगों को पता है काफी इंपॉर्टेंट होती है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वुमेन एंड द मेंस इन इंडिया रिपोर्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया गया। तो अपने ही देश में यहाँ पर बेसिकली इसका 24th एडिशन था यहाँ पर, वुमेन एंड मेंस इन इंडिया। तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया तो ये बताया गया। तो इसके चलते आप लोग याद रख सकते हैं। जो सेक्स रेशो के बारे में कुछ बातें की गई, एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 952 सेक्स रेशो हो जाएगा 2036 तक का। फिलहाल 11 में जो हमारा सेक्स रेशो था हमारे देश में कि 1000 वुमेन कितने मेन पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये 2011 में जो जनगणना थी उसमें 943 था। अभी यहाँ पर बात की जा रही है 952 हो जाएगा 2036 तक का, यानी कि बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ आप लोग बोल सकते हैं, जो कि सपोर्ट करने लायक भी बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बात की जा रही है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकते हैं यहाँ पर जेफरी के बारे में। तो यहाँ पर जेफरी बावा ये श्रीलंकन एक पर्सनैलिटी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट थे और एशिया के अंदर भी यहाँ पर ये जाने जाते थे। तो इसके चलते यहाँ पर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, खासकर इंडिया के साथ भी कई बार कनेक्शन देखने को मिलते हैं पर्सनैलिटी के। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर इस तरीके से कई बार। ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड याद रखिएगा इनका। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? आंसर आप लोग यहाँ पर इसका ये देखने को मिलेगा। पढ़ना तो आप लोग इसका आंसर भी दे पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाते हैं। अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना सारी आप लोग सीखेंगे यहाँ पर अगर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना आप लोग स्टार्ट करेंगे। शब्द होते हैं, सेंटेंस फॉर्म जरूर किया करो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फॉर्म करोगे तो लंबे समय तक चीज़ों को भी आप लोग याद रख पाओगे। ठीक है, तो पहले शब्द है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो और फिर समझो और फिर उसका यूज़ करो सेंटेंस में। पहला शब्द जो है ये है इनकंसीवेबल, यानी कि समझ से बाहर, ऐसे विश्वसनीय, जिसको आप लोग बोलते हैं यार ये चीज़ मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है, जिसको लोग सोच भी ना सके, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को आप लोगों को मिल सकती है। तो ये इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर इनकंसीवेबल बोलते हैं। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग शब्द है, कई बार आप लोगों ने इसका इस्तेमाल देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर भी। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है एनाथेमा। एनाथेमा मतलब अभिशाप, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक ऐसी चीज़ जो कि लोग पसंद ना करें, यानी कहते हैं कि इसको तो अभिशाप मिला हुआ है। तो ऐसी चीज़ें भी आप लोग कई बार बोलते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ये शब्द भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। शब्द जब फॉर्म करो सेंटेंस तो आप लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल करना भी जान सकते हैं और किसी से बातें कर रहे हो तो वहाँ पर ही बोल सकते हैं। अभिशाप बोलने की जगह एनाथेमा बोल देना। ठीक है, कहेगा कौन सी आत्मा कि एनाथेमा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है डोलड्रम के बारे में। डोलड्रम निष्क्रिय, या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से नहीं, कहीं एक तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशन जो इनएक्टिविटी वाली सिचुएशन हो, डोलड्रम सिचुएशन में कई बार बोल देते हैं इंसान को भी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट जो शब्द है ये है इनप्रेमिनेंस। तो इसका मतलब होता है अनिस्थिरता। तो यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसी चीज़ जो कि लिमिटेड हो, ज़्यादा फिक्स ना हो, उसको आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसे शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर फेडरे। फेडरेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, संस्था बोलते हैं कई बार एक तरीके से। तो संस्था में सम्मिलित करना तो फेडरे यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, कोई सेंट्रलाइज कोई यूनिट बनाना, कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप लोग बना लेते हैं। जैसे कौन से आर्टिकल के अंदर में आती है, अगर आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी होती है तो एक तरीके से फेडरेशन बनाने वाली बात यहाँ पर बोली जाती है। तो ऐसे शब्द भी कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा आइडियाज़ के बारे में भी रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर। और 11 बजे आज आप लोगों की पॉलिटी की क्लास होगी, उसको आप लोग एंजॉय करना। इसी के साथ में जो इवनिंग में आज आप लोगों की, जिससे मैंने बताया आप लोगों को कि इवनिंग में आज से आप लोगों की जो साइंस के अंदर में आप लोगों की बायोलॉजी क्लास चल रही थी, आज पहली क्लास आप लोगों की केमिस्ट्री की देखने को मिलेगी। तो उसको भी आप लोग बताना फीडबैक देकर कैसी लगी क्लास वहाँ पर, ताकि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में कवर होती हुई चलेगी। आप लोगों की टेंशन मत लेना, पूरा 100% सिलेबस जो है वो कवर हो रहा है। और इस लेक्चर की PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर और ऐप के ऊपर दोनों जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो बताना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।